अगेन वो बड़ा ही वैल्यूबल किस्म का एडिशन था आपकी लर्निंग के अंदर, आपकी जो है ना हर अप्रोच के अंदर। तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि आप उस चीज का फायदा उठाएंगे। दूसरी चीज ये, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर कि आपकी थ्योरी के पेपर में, और दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम टेलिंग यू दिस, थ्योरी के पेपर में इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वंस यू आर डन विद सम ऑफ द प्रैक्टिस, देन यू आर ओनली सपोज टू डू रिविजन एंड रिकॉल, रिविजन एंड रिकॉल, रिविजन एंड रिकॉल। एंड दैट्स दी ओनली वे जिस तरह आप बायोलॉजी का पेपर एक्सेल कर सकते हैं। तो जो बच्चे अपना टाइम रिविजन में लगा रहे हैं, जो बच्चे अपना टाइम रिकॉल में लगा रहे हैं, वो तमाम बच्चे जो है वो इंशाल्लाह बेहतर कर पाएंगे। अब जस्ट टू कट डाउन, मैं आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने हमेशा आपको कहा है कि आई ऑलवेज बिलीव कि टुवर्ड्स द एंड, देखो यूनिवर्सिटी लेवल पे भी ना आपको आखिर में छुट्टियां मिल जाती हैं, जिसको कहते हैं सेल्फ स्टडी ब्रेक। क्योंकि वो लोग भी समझते हैं कि सेल्फ स्टडी का ब्रेक जो है बहुत इंपॉर्टेंट। अनफॉर्चुनेटली हमारी कमर्शलाइज एजुकेशन के अंदर जब बच्चे को सेल्फ स्टडी ज्यादा करनी है और अपनी तमाम प्रेपरेशन को कंसोलिडेट करना है, उस वक्त वर्कशॉप और पता नहीं दुनिया जहां की कमर्शियल चीजों के अंदर लग कर बच्चा लास्ट मोमेंट तक टीचर के साथ पढ़ रहा है। तो आए, ठीक है, कुछ बच्चों के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन जिन बच्चों ने पूरे साल पढ़ा है उनके लिए ज्यादा जरूरी है कि अगर रिवीजन हो रहा है किसी चीज का, चलो ठीक है बैठ गए, या जनाब आली कोई रिकॉल हो रहा है, कोई इंपॉर्टेंट बात हो रही, अदरवाइज यू नीड टू फोकस मोर ऑन योर सेल्फ स्टडी रादर देन जस्ट वेस्टिंग टाइम टेकिंग 5 hours ऑफ क्लास और 3 hours ऑफ क्लास फॉर एनी सब्जेक्ट, नॉट ओनली वाई। और बायोलॉजी के अंदर तो आपको ये भी मालूम है कि चूंकि सिलेबस लेंदी है, तो रिविजन और रिकॉल के लिए यू नीड इनफ टाइम। और ये बात हम पिछले 1 1.5 महीने से मुसलसल कर रहे हैं कि आप जो है वो रिवीजन जब कर रहे होंगे तो यू विल बी नीडिंग लॉट ऑफ टाइम। तो उसके लिए ये नहीं है कि आप 6 6 7 7 घंटे जो है ना वो क्लासेस लेने में लगा दें, 7 8 घंटे सो जाएं, फिर जाहिर दरमियान में और सब्जेक्ट भी हैं। आपने नोटिस किया कि दरमियान में आपका बाकी सब्जेक्ट के पेपर थे, मैंने आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। अब जाहिर फिजिक्स है और फिर फॉरन बायोलॉजी है। तो अब जो वीक शुरू हो रहा है थोड़ा सा आपके लिए हेक्टिक होने वाला है, क्योंकि इसमें बाकी क्लासेस भी होंगी, फिजिक्स की क्लासेस भी है, केमिस्ट्री का पेपर भी आगे आ रहा है एटीपी का। तो वो जाहिर है कि मुश्किल होने वाला है। लेकिन आपको अदर देन क्लास करना यही है कि जो टाइम आपको मिले भरपूर नींद पूरी करें, और नींद पूरी करने के अलावा अपनी सेल्फ स्टडी पर फोकस करें। अब आज का जो सेशन है वो क्यों रखा गया, आज का सेशन कोई पास पेपर सेशन नहीं है, लेकिन आज के सेशन में मैं आपसे 2 3 चीजें डिस्कस करूंगा। नंबर वन, what are the most important topics which you should prioritize while revising। ठीक है, मैं इसको गेस्ट पेपर का नाम नहीं देता, क्योंकि मैं कोई अंतर्यामी बाबा नहीं हूँ। ओवर द इयर्स अच्छा बायोलॉजी में ये फैसिलिटेशन में करने का मकसद ये होता है क्योंकि बायोलॉजी का सिलेबस लेंदी है। तो आई डोंट वांट कि आप रिवीजन या तो सिलेक्टेड करें, ये भी गलत है, और रिवीजन करते हुए सारा रिवाइज करने में इतना टाइम आपका लग रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह गए, तो ये भी ठीक नहीं है। इसलिए मैं अब आपको कुछ टॉपिक्स बताने और लिखवाने लगा हूं, ठीक है, सबसे पहले, ताकि मैं बाद में भूल जाऊंगा जल्दबाजी में। तो वो टॉपिक्स आपने मेक श्योर करने हैं कि आप सबसे पहले रिवाइज करें। यानी जब आप अपना रिवीजन कर रहे हैं आज कल और परसों, ठीक है, तो रिवीजन में आपने इन टॉपिक्स को पहले रिवाइज करना है। आप इसे गेस्ट पेपर कहते हैं कमर्शियल जबान में, मैं इसे गेस्ट पेपर नहीं कहता, ठीक है, मैं इसको सिर्फ टॉपिक्स टू रिवाइज, जो टॉपिक्स पहले रिवाइज करने हैं, ये गुज़िश्ता 5 6 साल की जो पेपर के अंदर आए हुए टॉपिक्स हैं, उनको देखते हुए ओवर दी फ्यू रिसेंट ईयर्स ये लिस्ट मैंने आपके लिए तैयार की है, और ये लिस्ट मैं आपके साथ डिस्कस करता हुआ चलूंगा। और उसके बाद कुछ टॉपिक्स मैं आपको इंशाल्लाह ताला लिखवा दूंगा। बेटा फरवरी मार्च 2025 का पेपर मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है। टॉपिक्स टू बी रिवाइज, ठीक है जी। चलिए जी, तो मैं अब आपके सामने, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी, मैं अब आपके सामने कुछ टॉपिक्स लिखूंगा, थोड़ी जी जी कंबाइंड टॉपिक्स हैं, प्लीज साथ साथ नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। एक सीक्वेंस में ये टॉपिक मैं लिख रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ, अगेन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आपने पहले मेक श्योर करना है कि आपने इनको रिवाइज किया हो। वंस यू हैव रिवाइज दीज टॉपिक्स एंड यू आर एब्सोल्युटली श्योर अबाउट दीज टॉपिक्स, देन यू आर सपोज टू रिवाइज। क्योंकि मैंने जो समराइज नोट्स दिए थे वो समराइज नोट पूरे रिवाइज करने के लिए थे, तो उसी के थ्रू पूरा रिविजन करना है, बट मेक श्योर करना है कि ये टॉपिक्स आपके तगड़े रिविजन में आए हुए हों, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसमें, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी।
Number two is adaptations of palisade cells, xylem, root, hair, phloem. Number three, digestive enzymes. हर बच्चा मेक श्योर करेगा कि ये टॉपिक्स उसने बहुत अच्छे से रिवाइज किए हों. डाइजेस्टिव एंजाइम एंड देयर रोल्स. देन न्यूरॉन्स and functional types of neurons. Then synaptic transmission. Role of liver. इसी तरह ultrafiltration and selective reabsorption. Maintenance of blood glucose with respect to insulin and glucagon. Emergency response by adrenaline. Immune response by lymphocyte and phagocyte. Blood vessels structure and cardiac cycle. Role of oxygen and its response to light. नहीं बेटा, ये पूरा सिलेबस नहीं है. अगर पूरा सिलेबस आपको लिखवाने बैठ जाऊं तो बहुत ही अलग बात हो जाएगी. जाहिर है बायोलॉजी का सिलेबस बड़ा है, टोटल 12 टॉपिक, अभी 11 टॉपिक लिखे हैं, अभी से भी हवा निकल गई. जाहिर है कि बेटा आपने इतना कंटेंट कवर करना है, जब भी जाके सर्टेनिटी आएगी ना बच्चे. ऐसा तो है नहीं कि जनाब बस 6 टॉपिक हैं, कोई वजीफा बना के दे दें और वो वजीफा. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस. नेक्स्ट, कंपैरिजन between sexual and asexual reproduction. Next, pollination, complete, यानी इसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन फ्लावर और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर वगैरह वगैरह. पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड सीड फॉर्मेशन.
along with seed germination. Next, methods of conservation. Methods of conservation of organisms along with threat. Respiratory structures and their adaptations. Codominance and test cross. Antibiotic and its production. In fermenter, इसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट, आर्टिफिशियल वर्सेस नेचुरल सिलेक्शन. आर्टिफिशियल वर्सेस नेचुरल सिलेक्शन methods and theory. Next is food chain and food web along with trophic levels. Along with trophic levels. Along with trophic levels. Next, negative feedback and its example in glucose plus temperature regulation. And last one is reproductive cycle in females plus structure of मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये कम से कम 22 या 22 टॉपिक्स ऐसे हैं विच आई रियली वांट कि आप इसको प्रायोरिटाइज करें अपनी रिवीजन के अंदर. आपको मेक श्योर होना करना पड़ेगा. अच्छा, एक रह गया, सॉरी, रियली सॉरी, एक रह गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, दरमियान में लिखना भूल गया मैं. एरोबिक प्लस एनएरोबिक रेस्पिरेशन in relation to exercise. ठीक है जी, इन रिलेशन टू एक्सरसाइज. तो ये कुछ 23 टॉपिक्स निकल कर आते हैं फिल्टर करने से गुज़िश्ता 5 सालों के अंदर कि मेरे बच्चे जिनको आपने प्रायोरिटाइज. मैं बार बार कहता हूं, देखो ये वर्ड मुझे मुनासिब नहीं लगता ये कहना, गेस्ट पेपर और वट एवर जो हम कहें, लेकिन ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट 23, देखो टोटल जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है ना वो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये अगर आपने कवर किए हुए हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि आपको पेपर के अंदर
यानी 90% पेपर शुड बी फ्रॉम दीज टॉपिक्स, ठीक है। 90% पेपर शुड बी फ्रॉम दीज टॉपिक्स इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है जी। और यहाँ जो है ना, ये कुछ टॉपिक्स डिटेल है, जैसे जब आप कंजर्वेशन पे जाएंगे तो आपको फिर उसमें यूट्रोफिकेशन है, हैबिटेट लॉस है, मल्टीपल चीजों का पता होना चाहिए। तो इसलिए जो जो टॉपिक भी आप कर रहे हैं, आपने उसको मेक श्योर करना है कि लेक्चर नोट से और जो समराइज नोट्स की सॉफ्ट कॉपी वाली फाइल है, उनसे आप उस पूरे टॉपिक को अच्छे से कवर करें। याद तो आपने किया हुआ ही है, याद करने के बाद फिर इट्स वेरी इजी कि आप प्रायोरिटाइज करके इनको अच्छे से रिवाइज कर लें। या यूं कह लीजिए कि संडे की रात में, सॉरी मंडे की रात में, ये टॉपिक्स आपने दोबारा गो थ्रू करके सोने हैं इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। तो ये 23 टॉपिक्स को, इसमें कुछ छोड़ना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि इनके अलावा कुछ पढ़ना नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे ये टॉपिक जरूर ऐसे हैं कि जो आपको प्रायोरिटाइज करने हैं अपनी लर्निंग में। दिस इज कोर डोमिनेंस एंड टेस्ट क्रॉस, कोर डोमिनेंस एंड टेस्ट क्रॉस, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 इज इमरजेंसी रिस्पॉन्स बाय एड्रेनलिन, इमरजेंसी रिस्पॉन्स बाय एड्रेनलिन। फरवरी मार्च का पेपर ऑलरेडी यूट्यूब पे डला हुआ है बेटा, अलीशा आमिर मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है। एमआरएस इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एमआरएस इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बेटा ये आपकी टोटल लर्निंग होनी चाहिए, कंफर्म श्योर शॉर्ट, ठीक है जी। और ये जब हो जाए तो जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं जो पढ़े हुए हैं, या अच्छा मैं एक बात, बड़ी बड़ी बात करने लगा हूं कि आपने जो ये टॉपिक्स पढ़ लिए, ये वाले कर लिए, ये करने के बाद जस्ट हैव अ ग्लांस ऑन रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स, ठीक है। अगर उनमें से कोई टॉपिक आपको लेट से आता ही नहीं है, आपने क्लास ही अटेंड नहीं की थी, आपने पढ़ा हुआ ही नहीं था, तो मैं आपको पूरे जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप उस टॉपिक को छोड़ दीजिएगा। आप उस टॉपिक को, उस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि बायोलॉजी का सिलेबस बहुत बड़ा है। आप उस एक टॉपिक को जो आपको अच्छे से नहीं आता, आपने पढ़ा नहीं था, उसको करने में टाइम लगाओगे, और वो सारे टॉपिक जो आप उस टाइम में जो आते थे, वो अच्छे से रिवाइज कर सकते थे, वो नहीं करोगे, तो दैट वुड बैकफायर, ठीक है, वो बैकफायर कर जाएगा। इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनाब आली, ये आपको अच्छे से बताओ। अच्छा, क्लासिफिकेशन का बच्चे कह रहे हैं, तो जी हाँ, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, ऐसा मैंने नहीं लिखा है, अच्छा मैंने खुद हाथ से लिखे हुए ना। क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जो आपको जहन में रखना है, दैट इज सिंपली द बायोलॉजिकल नेम्स एंड स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स एंड वर्टिब्रेट्स। ऑप्टिक सिस्टम मेरा अंदाजा है कि इसमें से जो है वो नहीं निकलता, ठीक है। लास्ट जो ट्रेंड नजर आ रहा है उसमें नहीं आ रहा। मैंने ये नहीं कहा, देखो मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने ये नहीं कहा कि आप सिर्फ यही पढ़िएगा, आप प्लीज, इसीलिए मैं लिखने से ना कतराता हूँ, क्योंकि होता ही है कि आप अपने तौर पर इसको रिसर्च, अब आप इसको कुरान और हदीस मान लेते हैं, ये बात तरीका ठीक नहीं है। तरीका ये है कि आपने इनको प्रायोरिटाइज करना है, और इसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें रिलेटिवली जो आपको टॉपिक समझ में आते हैं वो रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। आई हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर कि डू नॉट जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस, बट कॉन्सेंट्रेट फर्स्ट ऑन दीज, ठीक है, फर्स्ट ऑन दीज टॉपिक्स, ठीक है जी। पहले ये टॉपिक्स बेटा, प्लांट का बिल्कुल भी कम नहीं है, मान आपको नजर नहीं आ रहा, जब आप गौर से पढ़ेंगे ऑक्सीजन भी है प्लांट का, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का भी पूरा चैप्टर है, तो इसलिए ऑक्सीजन एडाप्टेशन भी है, सब कुछ है। बायोलॉजिकल नेम में वही जो जीनस स्पीशी वाला आइडिया आता है बच्चों, ठीक है बच्चे। तो ये आपने उम्मीद है स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब आज से मैं कुछ टॉपिक्स आपको इसमें से गो थ्रू कराऊंगा, इसमें से भी और कुछ इसके अलावा भी। 18 वाला रिपीट करते हैं, 18 वाला था एंटीबायोटिक्स एंड इट्स प्रोडक्शन इन फर्मेंटर, एंटीबायोटिक्स एंड इट्स प्रोडक्शन इन फर्मेंटर, ठीक है। यार कितनी दफा देखोगे, बस जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो, क्या कर रहे हो भाई, इतना टाइम नहीं लगाओ, आगे भी मुझे कुछ कवर कराना है। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट करो, कर लिया, और इसको स्क्रीनशॉट करो, कर लिया, ठीक है। 7 वाला भी, अबे तुम लोग अलग अलग रीड करो। मेंटेनेंस ऑफ ब्लड ग्लूकोज विद रिस्पेक्ट टू इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, मेंटेनेंस ऑफ ब्लड ग्लूकोज विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, इन, चलो जी।
अब बेटा शुरू करते हैं। आज जो पहला टॉपिक मैं आपको जल्दी से, अच्छा देखो तेजी से मैं कराऊंगा, इसलिए भाई मेरी स्पीड से मैच करना होगा आपको। ठीक है, आज जो पहला टॉपिक मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। जो कुछ आप इन 2-3 दिनों में डिस्कस करेंगे वो श्योर शॉर्ट बस आपका, बस आपने सुनना है, याद करना है, ठक करके एग्जाम में जाके लिख देना है। ठीक है, कुछ चीजें सीधी सीधी हैं। ठीक है जी, तो मेरे बच्चे शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। देखो डीएनए का स्ट्रक्चर आप बेसिक, अगर अब मैं आपको डायग्राम से याद दिलाऊं तो डीएनए जो होता था, इट्स अ डबल हेलिकल थ्रेड। डीएनए के बारे में आप चैप्टर नंबर 4 जो मैंने आपको पढ़ाया था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का, उसमें आपने पढ़ा था कि डीएनए इस तरह से एक डबल हेलिकल थ्रेड होता है। तो जब भी एग्जामिनर कहेगा डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करें, तो यू विल डिस्क्राइब इट एज अ डबल हीलिक्स। ठीक है, डबल हीलिक्स। अब इस डबल हीलिक्स को अगर आप सेग्रीगेट करते हैं, आप सेपरेट करते हैं, तो ये इसके दो स्ट्रैंड्स आ जाते हैं। अगर डीएनए के इन दो हेलिक्स को आप अलग अलग करते हैं, तो ये डीएनए के दो स्ट्रैंड्स आ जाते हैं। और ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के लिहाज से कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं एक दूसरे के लिहाज से बेटा? इन दोनों के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं वो होता है वर्ड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स का। इन दोनों डीएनए के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स का, कि ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है और ये स्ट्रैंड इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, मैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, कोई एक्स्ट्रा, पहले अगर मैंने कोई एक्स्ट्रा डिटेल दी भी होगी तो मैं उसको कट डाउन करके सिर्फ इस वक्त एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करूंगा। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है ये डबल हेलिक्स होता है। ठीक है, और अगर उसके स्ट्रैंड्स को आप सेपरेट करें तो उसके स्ट्रैंड्स एक दूसरे के लिहाज से कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स कहलाते हैं। अब सवाल यह है कि ये स्ट्रैंड्स बने किससे होते हैं, ये डीएनए बना किससा होता है? तो हमने पढ़ा था ये चैप्टर, किस में पढ़ा था बेटा? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में, जहां पर मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो बड़ा मॉलिक्यूल होता है वो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनता है। जैसे प्रोटीन बनता है अमाइनो एसिड से मिलकर, इसी तरह जनाबे अली कार्बोहाइड्रेट बनता है मोनोसेकेराइड से, इसी तरह लिपिड बनता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से। तो इसी तरह बेटा जो डीएनए है वो किससे बनता है? तो डीएनए को बनाने वाले ये छोटे छोटे यूनिट्स क्या कहलाते हैं गाइस एंड गर्ल्स? दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। तो यहां पर क्या है बेटा? ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये सारे क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब अगर मैं वेरी क्विकली आपको एक न्यूक्लियोटाइड बनाकर दिखाऊं, अच्छा ये बनाने के लिए नहीं आएगा, ये तो बना बनाया ही आएगा, आपको आइडेंटिफाई करवाया जा सकता है। अगर मैं एक न्यूक्लियोटाइड आपको बनाकर दिखाऊं तो एक न्यूक्लियोटाइड कैसा होता है, 2 मिनट दीजिएगा। तो एक न्यूक्लियोटाइड कुछ इस तरह का होता है। डीएनए का एक न्यूक्लियोटाइड कुछ इस तरह का होता है। तो अब सवाल यह है कि इस न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या है? तो बेटा इसके कंपोनेंट्स आपकी थ्योरी में आ सकते हैं। तो याद रखें न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1, दिस इज पेंटोज शुगर। ये 5 कार्बन वाली शुगर होती है पेंटोज शुगर, जो कि डीएनए में कौन सी शुगर होती है? डी ऑक्सीराइबोज। इसी तरह यहां पर ये होता है बेटा फॉस्फेट ग्रुप। ये होता है बेटा फॉस्फेट ग्रुप। और ये होती है बेटा नाइट्रोजिनस, बोलो, बेस। ये होती है नाइट्रोजिनस बेस। ये होती है नाइट्रोजिनस बेस। अब जनाबे अली डीएनए का स्ट्रक्चर बनता कैसे है? तो आए इसको देख लेते हैं। तो मेरे बच्चे जब आप डीएनए का स्ट्रक्चर बनाने जाते हैं तो ये न्यूक्लियोटाइड आपस में असेंबल होते हैं कुछ इस तरह से। जैसे कि मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाऊं कि ये न्यूक्लियोटाइड आपस में कुछ इस तरह असेंबल होते हैं। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है। ये आपके पास डायग्राम बनी भी आएगी, हो सकता है आपको डिस्क्राइब करना हो सकता है आपको उसके पार्ट्स बताने हो। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड 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 और ये न्यूक्लियोटाइड, इस तरह से ये न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ आते हैं। और फिर एक एंजाइम है, और कौन सा एंजाइम है बेटा? वो आपने पास पेपर करते हुए देखा था। दिस एंजाइम वाज नेम्ड एज डीएनए पॉलीमरेज। एक एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, और वो डीएनए पॉलीमरेज इन तमाम न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में स्टिक कर देता है लाइक दिस। आपस में स्टिच कर देता है लाइक दिस। आपस में स्टिच कर देता है लाइक दिस। आपस में स्टिच कर देता है लाइक दिस। तो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जब असेंबल हो जाएंगे, तो अब देखो ये स्ट्रैंड लग रहा है या नहीं लग रहा गाइस एंड गर्ल्स? ये अब एक धागे नुमा स्ट्रैंड लगना शुरू हुआ या नहीं? नाउ यू कैन सी ये एक स्ट्रैंड की तरह अपेयर हो रहा है, यस और नो?
Yes or no, guys and girls? Can you see this as an strand now? Please respond very quickly. ठीक है ना? तो ये हो गया। अब सवाल ये है कि जो सामने वाला स्ट्रैंड आएगा डीएनए का, जो दूसरा वाला स्ट्रैंड आएगा उस पे क्या होगा? तो मेरे बच्चे उसकी गेम समझ लीजिए थोड़ी सी। अब जो मैं बताऊंगा वो जितना मैं याद करने को कहूंगा उतना ही याद करना है। वैसे ज्यादातर बच्चों को तो याद होगा जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ उनके लिए बात हो रही है। तो अगर मैं डीएनए के सामने वाले स्ट्रैंड पे चला जाऊं, तो सामने वाला जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो कुछ इस तरह का है। ठीक है जी। उधर आप देखें, यही है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। यहां पर भी उसने सारे न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ दिया है गाइस। यहां पर भी उसने सारे न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ दिया है। अब अगर दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में कनेक्ट करना है तो किसके थ्रू कनेक्शन होगा बेटा? व्हाट इज द कंपोनेंट, विच इज द कंपोनेंट जिसके थ्रू कनेक्शन होगा? तो यू कैन क्लियरली सी कि जो आपस में कनेक्शन होगा वो किसके थ्रू होगा बेटा? नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान। कैन यू ऑल सी दैट? मेरी बात को आप गौर सुनना कि जो डीएनए का एक स्ट्रैंड है, उस एक स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान बॉन्ड बन रहा है। किसके दरमियान बन रहा है? ये शुगर मॉलिक्यूल है, ये फॉस्फेट है, ये शुगर मॉलिक्यूल है, ये फॉस्फेट है। लेकिन अगर हम बात करें एक स्ट्रैंड की और दूसरे स्ट्रैंड की, तो इनके दरमियान जो बॉन्डिंग है वो किस में होगी? शुगर फॉस्फेट में होगी या नाइट्रोजनस बेस में होगी बेटा? शुगर फॉस्फेट में होगी या नाइट्रोजनस बेस में होगी? जल्दी जल्दी जवाब देते जाओ। क्या नजर आ रहा है? ये स्टेप्स कैसे बनेंगे? नाइट्रोजनस बेस से बनेंगे। और फिर यहां पर आपने पढ़ा था कि नाइट्रोजनस बेस चार तरह की होती है, ए सी जी और टी। ए सी जी और टी। और यहां पर आपको बताया गया था कि इनकी जो पेयरिंग होती है वो हाईली स्पेसिफिक होती है। क्या बताया था? कि टी ऑलवेज पेयर्स विद, बोलो बेटा, टी ऑलवेज पेयर्स विद ए, ए ऑलवेज पेयर्स विद टी, जी ऑलवेज पेयर्स विद सी, सी ऑलवेज पेयर्स विद जी, जी ऑलवेज पेयर्स विद सी। तो ये हमने आपको पढ़ाया था कि डीएनए में। और इसीलिए आप देखें, अगर मैं आपसे कहता हूं, ये आपके पास थ्योरी और एमसीक्यू दोनों में आ सकता है, कि अगर आपसे कहा जाए एक नंबर का सवाल है कि ये डीएनए है, और डीएनए में यहां पर ये है ए सी जी जी टी, ए सी सी जी टी। तो मुझे बताइए कि क्या आप बता सकते हैं कि इसका सामने वाला स्ट्रैंड कैसा होगा? है भाई अमशरा, अगर तुम्हें ये सीक्वेंस पता है तो सामने वाले सीक्वेंस बता सकते हो या नहीं बता सकते? ए के ऑपोजिट क्या होगा बेटा? टी। टी ए के ऑपोजिट फिर से क्या होगा? टी। फिर जी, फिर फिर सी, फिर सी, फिर ए, फिर टी, फिर जी, फिर जी, फिर सी, फिर ए। तो आप यूजिंग द आइडिया ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, क्या एक स्ट्रैंड के थ्रू दूसरे स्ट्रैंड की सीक्वेंस बता पाओगे? यस और नो गाइस एंड गर्ल्स? एक स्ट्रैंड के थ्रू दूसरे स्ट्रैंड की सीक्वेंस बता पाओगे? यस और नो? यस, ओके। इसी तरह अब इसमें जनाब आली सवाल थ्योरी में अगेन आ सकता है, कि जो मैंने पहले भी शायद तुम लोग कराया था। इस तरह का थ्योरी का सवाल आ गया एक नंबर का। आपसे कहा उसने कि भाई डीएनए के दो स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड वन है और ये स्ट्रैंड टू है। ठीक है जी। अब वो कहता है स्ट्रैंड वन पर ये एडेनिन का परसेंटेज लिखा हुआ है, ये साइटोसिन का लिखा हुआ है, ये थाइमीन का लिखा हुआ है, और ये कौन। अब वो कहता है कि स्ट्रैंड वन पे 21% जो है वो ग्वानिन है। स्ट्रैंड वन पे 21% ग्वानिन है। तो मुझे बताइए, अगर स्ट्रैंड वन पे 21% ग्वानिन है, तो स्ट्रैंड टू पर साइटोसिन में बता सकता हूँ कितने होंगे? बोलो बेटा। स्ट्रैंड वन पर, अगर स्ट्रैंड वन पर 21% ग्वानिन है, तो ग्वानिन किससे पेयर करता है? फिर से टीचर पेयर करता है असिस्टेंट के साथ, और साइटोसिन पेयर करता है ग्वानिन के साथ। तो अगर यहाँ 21% ग्वानिन है, तो स्ट्रैंड टू पर 21% साइटोसिन होंगे। यस और नो? ये 79% कौन गधा लिख रहा है? 79% कौन लिख रहा है भाई? सवाल आपने समझा नहीं? आपसे कहा गया स्ट्रैंड वन पर, भाई स्ट्रैंड वन पर 21% ग्वानिन है, तो स्ट्रैंड टू पे साइटोसिन कितने होंगे? साइटोसिन कितने होंगे बेटा? तो अभी हमने पढ़ा कि साइटोसिन हमेशा किसके साथ पेयर करता है? ग्वानिन के साथ पेयर करता है। तो मुझे बताओ बेटा, अगर 21% ग्वानिन एक स्ट्रैंड पर है, तो उससे कौन पेयर करेगा? साइटोसिन ही करेगा ना। तो 21% ही होना चाहिए था। यस और नो? यस और नो गाइस एंड गर्ल्स? इज दिस क्लियर? बेटा जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब देना होगा ना। अगर एग्जाम में सबका पेयर पूछेगा सबके हिसाब से बता देना।
वो आप अलग क्वेश्चन को रेफर कर रहे हो। यहाँ मेरा सवाल बड़ा वाज़ेह है, आप रट के थोड़ी जाओगे। आपको उसने कहा कि स्ट्रैंड 1 पर ग्वानिन जो है वो 21% है, तो बताइए स्ट्रैंड 2 पर साइटोसिन कितना होगा। तो इसका आंसर 21 कैसे है, ये क्लियर है? ये 21 कैसे हुआ, क्लियर है गाइस एंड गर्ल्स? चलो बेहतरीन हो गया। तो डीएनए का स्ट्रक्चर अगर हम अपने सिलेबस के लिहाज से देखें तो हमें पता होना चाहिए कि डीएनए का स्ट्रक्चर एक डबल हेलिक्स है, जो कि दो स्ट्रैंड्स पर कंसिस्ट करता है, जो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, बने हुए होते हैं किससे बेटा, न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड में तीन कंपोनेंट्स होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप होता है, पेंटोज शुगर होती है, और नाइट्रोजनस बेस होती है। नाइट्रोजनस बेस चार तरह की होती है, ACGT। डीएनए के स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो ये न्यूक्लियोटाइड असेंबल होते हैं, इनको आपस में कौन स्टिच करता है बेटा, डीएनए पॉलीमरेज करता है। और फिर जो स्टेप्स हैं, जो ये दो स्ट्रैंड्स आपस में कनेक्ट होते हैं, ये नाइट्रोजनस बेसिस के थ्रू होते हैं, और इनकी पेयरिंग एवं ही नहीं होती, दीज दे हैव अ हाईली स्पेसिफिक पेयरिंग। इनकी जो पेयरिंग होती है वो हाईली स्पेसिफिक होती है, जिसमें हमेशा टी ए के साथ पेयर करता है, ए टी के साथ, सी जी के साथ, या जी सी के साथ पेयर करता है। और उसी नॉलेज को यूज करते हुए आप एक स्ट्रैंड के थ्रू दूसरे स्ट्रैंड का सीक्वेंस भी बता सकते हैं। इज दैट क्लियर गाइज एंड गर्ल्स? इज दिस क्लियर? चल, अब आ जाते हैं बेटा, इसी से रिलेट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को। देखो आपको मैंने पढ़ाया था, मुझे कौन बताएगा कि डीएनए और जीन में क्या फर्क होता है? इसी को मैं रिलेट कर रहा हूं प्रोटीन सिंथेसिस से। मुझे कौन बताएगा कि डीएनए और जीन में क्या फर्क होता है? अगर आपको याद हो तो ये बात हम आपके सामने मल्टीपल, कम से कम 2 बार कर चुके हैं कि डीएनए अगर ये मॉलिक्यूल है, तो हमने क्या कहा था कि सारा का सारा डीएनए एक्टिव या फंक्शनल नहीं होता। तो लेट से अगर ये पूरा डीएनए है, तो जो पार्ट्स में हाईलाइट कर रहा हूं, ये वो फंक्शनल सेगमेंट्स हैं डीएनए के, जिन्हें आप क्या कहते हो, जीन कहते हो। ठीक है ना, ये बात मेरे तमाम बच्चों को पता होनी चाहिए कि मेरे बच्चे ये पूरा का पूरा क्या है, डीएनए है। ठीक है, लेकिन सारा का सारा डीएनए हमारे अंदर एक्टिव नहीं होता। जो डीएनए हमारे अंदर एक्सप्रेस होता है वो जीन कहलाता है। ठीक है, बाकी डीएनए है बेटा, बाकी डी नेचर नहीं, बाकी नॉन फंक्शनल डीएनए। ये डीएनए जो बाकी हाईलाइटेड नहीं है, दिस डीएनए इज नॉन फंक्शनल डीएनए, यानी ये आपकी बॉडी में फंक्शनल नहीं है। हो सकता है आपकी बच्चों के अंदर ये फंक्शनल हो जाए। तो जीन क्या होती है ये आपको मालूम है, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है। तो इसमें याद दिलाना जो मकसद है अरीबा ईमान, वो क्या है कि असल में जीन डीएनए ही है, यानी जीन असल में इन्हीं सीक्वेंसेस का नाम है। यस और नो? चैप्टर के आखिरी हिस्सों में मैं आपको ये बात पढ़ा चुका हूं कि जीन दरअसल इन्हीं को कहा जाता है। ये जो आपके आपने ये जो बेसिस सीक्वेंस लिखी है, ये जो डीएनए की सीक्वेंस लिखी है, यही जो एक्सप्रेसिव सीक्वेंस है, इसको जीन कहते हो। अब यहां पर समझना ये है कि इमेजिन करो कि मैं प्रोटीन सिंथेसिस बताने जा रहा हूं, ठीक है? इमेजिन करो कि ये सेल है, सेल में लेट्स अज्यूम कि ये न्यूक्लियस है। ठीक है बेटा, ये न्यूक्लियस है। अब अगर ये न्यूक्लियस है तो फिर ये क्या हो जाएगा बेटा, साइटोप्लाज्म हो जाएगा। अच्छा, आपको पता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर एक बहुत ही इरेगुलरली शेप स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या कहलाता है ये स्ट्रक्चर बेटा? व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके ऊपर होते हैं बहुत सारे डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स। ये क्या होते हैं सेल के अंदर? ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं सेल के अंदर गाइस एंड गर्ल्स? दीज ग्रेन्यूल आर कॉल्ड राइबोसोम्स। असल आपको मकसद पता होना चाहिए राइबोसोम्स का। तो लेट्स से दीज आर राइबोसोम्स। अब मुझे बताओ राइबोसोम्स का याद है फंक्शन क्या होता था? राइबोसोम को आपने क्या पढ़ा था? दीज आर प्रोटीन फैक्ट्रीज। राइबोसोम्स क्या होते हैं बेटा? प्रोटीन फैक्ट्रीज होते हैं। मैं तुम्हें प्रोटीन सिंथेसिस का आइडिया दे रहा हूं, समझो। अब होता यह है कि प्रोटीन बना किससे होता है, जल्दी नहीं बताओ, प्रोटीन किससे बना होता है? इज प्रोटीन मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, यस और नो? इज प्रोटीन मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, यस और नो? यस इट इज। तो अब वेयर आर दोज अमाइनो एसिड्स? तो बेटा दोज अमाइनो एसिड्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म। जब आप खाना खाते हो, डाइट इनटेक करते हो, तो लेट्स से ये अमाइनो एसिड ए है, लेट्स से ये अमाइनो एसिड सी है, ये अमाइनो एसिड डी है, ये अमाइनो एसिड बी है, ये अमाइनो एसिड ई है। लेट्स से दीज ऑल आर दी अमाइनो एसिड्स, दीज ऑल आर दी अमाइनो एसिड्स। सो मैं इसे पिक्चर इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम्हारे सिलेबस में जो एंगल है ना वो बहुत सिंप्लीफाई हो जाए कि अमाइन आपको प्रोटीन बनाना है। हम क्या बता रहे हैं? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने का अमल। लेकिन मैं इसको रिवर्स में समझा रहा हूं। रिवर्स
में समझने से फायदा ये होगा कि कंफ्यूजन नहीं पैदा होगी, बल्कि एवरीथिंग विल साउंड लॉजिकल। तो बेटा खुलासा ये कि प्रोटीन बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, जल्दी जल्दी बताओ बेटा। प्रोटीन इज मेड बाय विच स्ट्रक्चर इन सेल्स गाइस? राइबोसोम्स, ठीक है ना। और राइबोसोम्स को अगर प्रोटीन बनाना है तो प्रोटीन किससे बनता है बेटा? प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। इसका मतलब है राइबोसोम हैज टू असेंबल दीज अमाइनो एसिड्स। राइबोसोम हैज टू असेंबल दीज अमाइनो एसिड्स, यस और नो? ठीक है ना। अच्छा अब मेरी बात गौर सुनो बेटा, ये जो अमाइनो एसिड्स है ना, दे आर जस्ट लाइक द इंग्रेडिएंट्स इन योर किचन। जैसे आपके किचन में इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मसाला जात होते हैं, स्पाइसेस होते हैं जी, गरम मसाला है जी, पीसी मिर्च है जी, लाल मिर्च है जी, गोश्त है जी, फलाना है ढिमकाना है। अब अगर आप वो मसाले अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करें तो कोरमा बन जाएगा, उनको अलग तरीकों से इस्तेमाल करें तो कढ़ाई का मसाला तैयार हो जाएगा, आप अलग तरीके से इस्तेमाल करें तो हांडी का मसाला तैयार हो जाएगा, आप उन स्पाइसेस का कॉम्बिनेशन चेंज कर दें तो जनाब आली कोरमा तैयार हो जाएगा। तो खुलासा ये कि इसी तरह अमाइनो एसिड्स के बारे में भी आप जानते हो कि अमाइनो एसिड को अगर मैं इस तरह जोड़ूं, अमाइनो एसिड ए को बी के साथ, बी को सी के साथ, सी को डी के साथ, तो ये अलग प्रोटीन बनेगा। और अगर मैं ऐसे जोड़ूं अमाइनो एसिड बी को सी के साथ, सी को ए के साथ और फिर ए को डी के साथ, तो दैट वुड बी अ डिफरेंट प्रोटीन। अगर ये प्रोटीन एक्स है तो ये प्रोटीन वाई बनेगा। अगर मैं अमाइनो एसिड डी को अमाइनो एसिड ए के साथ जोड़ूं, ए को अमाइनो एसिड बी के साथ, बी को सी के साथ, तो ये एक डिफरेंट अमाइनो एसिड बनेगा। तो अमाइनो एसिड्स आर जस्ट लाइक इंग्रेडिएंट्स, और इनको सही सीक्वेंस में जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सही सीक्वेंस में, यानी फॉर एग्जांपल अगर इंसुलिन है, लिसन वेरी गुड केयरफुली, इंसुलिन है। अब इंसुलिन अगर ए बी सी डी से बनता है, अगर मैं ए बी सी डी को ए सी बी डी जोड़ दूं तो क्या ये इंसुलिन बनेगा? ये इंसुलिन नहीं बनेगा, ये फॉल्टी इंसुलिन होगा, ये बेकार इंसुलिन होगा। दिस वुड बी द करेक्ट इंसुलिन। यही तो होता है ना, हमने म्यूटेशन जो पढ़ा था, क्या होता है कि अमाइनो एसिड चेंज हो जाता है। जब अमाइनो एसिड चेंज हो गया तो प्रोटीन चेंज हो जाएगा। अगर अमाइनो एसिड ए बी सी डी की जगह सीक्वेंस चेंज हो गई, अमाइनो एसिड ए सी बी डी हो गया, तो बेटा ये प्रोटीन फॉल्टी हो जाएगा। तो खुलासा ये, अब मेरी बात को सुनना, मैं टॉपिक की तरफ आ रहा हूं कि अमाइनो एसिड्स कहाँ हैं? ऑलरेडी साइटोप्लाज्म में है। इनको असेंबल कहां पर किया जाएगा? जवाब दो बेटा। इनको असेंबल कहां पर किया जाएगा एवरीबॉडी? राइबोसोम्स में। वेरी गुड, इनको असेंबल किया जाएगा राइबोसोम्स में। एवरीबॉडी इन द क्लास मस्ट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अब सवाल ये है कि सर ये अमाइनो एसिड्स को राइबोसोम असेंबल क्यों नहीं कर रहा खुद से? बेटा वो इसलिए नहीं कर रहा कि अभी मैंने आपको बताया कि अमाइनो एसिड अगर अलग अलग सीक्वेंस में असेंबल होंगे तो उनसे अलग तरह के प्रोटीन बनेंगे। तो अब अगर मुझे एक्स प्रोटीन बनाना है, लेट्स से मुझे इंसुलिन बनाना है, इंसुलिन बनाने के लिए कौन से अमाइनो एसिड्स किस सीक्वेंस में जुड़ेंगे, ये इंफॉर्मेशन किसके पास है? डीएनए के पास है। रेसिपी किसको पता है बोलो? रेसिपी कि कौन से अमाइनो एसिड जुड़ेंगे किस सीक्वेंस में, ये रेसिपी। डीएनए किंग क्यों है? समझो इस बात को कि हम कहते हैं ना डीएनए से सब कुछ होता है, डीएनए, हालांकि मशीनरी तो साइटोप्लाज्म है, सारा काम तो साइटोप्लाज्म में होता है। फिर डीएनए की वैल्यू क्या है? बेटा कोई काम कैसे होगा, पहले कौन सा मसाला डलेगा, पहले चिकन फ्राई होगी या पहले जनाबे आली मसाला फ्राई होगा बाद में चिकन डलेगी, टमाटर शुरू में डलेंगे कि आखिर में डलेंगे, टमाटर का छिलका उतार के डाला जाएगा या पेस्ट बना के डाला जाएगा, या जनाब साबुत डाला जाएगा, प्याज ब्राउन होके डलेगी या साबुत डलेगी, ये सारी इंफॉर्मेशन से क्या मैटर करता है? रेसिपी चेंज हो जाती है। तो मेरे बच्चे, अगर मुझे इंसुलिन बनाना है तो इंसुलिन बनाना तो अमाइनो एसिड्स को जोड़कर ही है ना, लेकिन कौन से अमाइनो एसिड्स को जोड़ा जाएगा, किस सीक्वेंस में जोड़ा जाएगा, ये किसको पता होता है बेटा? बोलो। डीएनए को। किसको पता होता है बच्चे? बोलो। डीएनए को। इज दैट क्लियर? अब होता है, अब बड़ा आसान है, आइडिया समझ आ गया, अब बहुत आसान है। अब प्रोटीन सिंथेसिस का जो गेम है ना, बड़ा सिंपल है। अब अगर आपको बेसिक आइडिया क्लियर हो गया है तो बहुत मेरी आसानी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं तुम्हें टॉपिक पढ़ा देता हूँ जल्दी से। तो प्रोटीन सिंथेसिस का गेम बहुत ही सिंपल है। होता यह है कि इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है। तो होता यह है मेरे बच्चे कि डीएनए के पास, लेट्स से दिस इज द पीस ऑफ डीएनए, let's say this is a DNA, and let's assume that here we have that information. Let's say here we have that information कि भाई कौन से अमाइनो एसिड को किस सीक्वेंस में जोड़ना है। ठीक है, ठीक है, कि कौन से अमाइनो एसिड को किस सीक्वेंस में जोड़ना है। तो होता ये है
व्हाट हैपेंस इज, डायग्राम से बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट आ जाएगा समझ में इंशाल्लाह, और यही चीज आप एग्जाम में लिख सकते हो जाके आराम से। ये पार्ट ऑफ द डीएनए जो है ना, जहां पर वो इंफॉर्मेशन मौजूद है, दैट पार्ट ऑफ द डीएनए विल ओपन अप। ओपन अप क्यों होगा? जाहिर है वो इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस करनी है। दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द डीएनए विल ओपन अप। लेट्स अज्यूम दैट इन अ वेरी सिंपल डायग्राम, ठीक है, कि लेट्स से ये पार्ट में इंफॉर्मेशन मौजूद थी, तो जिस पार्ट में इंफॉर्मेशन मौजूद थी वो पार्ट अनजिप हो गया, वो पार्ट ओपन अप हो गया। ये स्टेप्स यहीं से कॉपी करना एग्जाम में। तो सबसे पहले क्या होता है कि डीएनए विच कैरीज द इंफॉर्मेशन अनजिप, वो क्या करता है बेटा? अनजिप करता है। जब अनजिप करता है तो उसके ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं, ए बी सी डी वाली, जो ए जी सी डी वाली हैं, वो सारी एक्सप्रेस हो जाएंगी, यस और नो? क्या ये मैसेज डीएनए के पास मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। तो व्हाट हैपेंस इज, लिसन वेरी केयरफुली, व्हाट हैपेंस इज नाउ डीएनए इज अ किंग। डीएनए के पास वो इंफॉर्मेशन मौजूद है। नाउ दिस इंफॉर्मेशन इज कॉपीड, नाउ दिस इंफॉर्मेशन इज कॉपीड on another strand. This information is copied, is transferred. Let's say अगर मैं किंग हूं, मेरे पास रेसिपी इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो मैंने अपने भरोसे का, अपने ट्रस्ट का एक बंदा बुलाया, एक मैसेंजर बुलाया, और मैंने वो मैसेज उस मैसेंजर को डिलीवर किया। क्योंकि मैं बादशाह हूं, मैं नहीं जाऊंगा उठ के, भाई राइबोसोम के पास मैं नहीं जाऊंगा उठ के। तो हम क्या कर रहे हैं, डीएनए के पास जो इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, दैट इंफॉर्मेशन इज कॉपीड, that information is copied, that information is transferred onto a new strand. And as this new strand, beta, as this new strand now carries the message from the DNA, this is called messenger RNA. This is called what? Messenger RNA. अगेन समझना मेरे बच्चे, डीएनए के पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, इंफॉर्मेशन मौजूद है, बट डीएनए खुद राइबोसोम के, अल्टीमेटली कहानी तुम्हें समझ में आ गई ना बेटा, कि कहानी ये है कि आपको पहुंचना है राइबोसोम के पास, और राइबोसोम ने उस प्रोटीन सिंथेसिस को परफॉर्म करना है। लेकिन होगा कैसे? तो हम कहते हैं डीएनए इज अनजिप and the information is expressed. Now this information is copied onto a new strand which is called messenger RNA. Why we are calling it messenger RNA? Because this is the strand which carries the message from the DNA. This is the strand which carries the message, bolo beta, from the DNA. This is the strand which carries the message from the DNA. That is why we call it messenger RNA. अब इसमें एक और बात इंपॉर्टेंट है। लेट्स अज्यूम कि अगर डीएनए के पास जो इंफॉर्मेशन थी वो थी ए सी सी जी टी ए सी। लेट्स अज्यूम डीएनए के पास जो इंफॉर्मेशन थी वो ये थी। तो जब इसके साथ मैसेंजर आरएनए बनेगा, तो मुझे बताइए मैसेंजर आरएनए पे क्या इंफॉर्मेशन कॉपी होगी? यहां से शुरू करें। सी के ऑपोजिट क्या आएगा? बोलो बेटा, सी के ऑपोजिट क्या आएगा? जी। ए के ऑपोजिट क्या आना चाहिए? टी। टी के ऑपोजिट क्या आना चाहिए? ए। जी के ऑपोजिट क्या आना चाहिए? सी। सी के ऑपोजिट क्या आना चाहिए? जी। सी के ऑपोजिट क्या आना चाहिए? जी। और ए के ऑपोजिट क्या आना चाहिए? टी। ऐसा ही होना चाहिए, यस और नो? ऐसा ही होना चाहिए मैसेंजर आरएनए में, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे इसमें एक चेंज, और वो क्या होता है कि जो आरएनए होता है, आरएनए जब बन रहा है, जब मैसेज कॉपी हो रहा है, यहाँ का मैसेज यहाँ कॉपी हो रहा है, यहाँ पर उसको कॉपी किया जा रहा है, तो ये कॉपी आप देखो सेम तरीके से नहीं हुई है। यहाँ सी है तो यहाँ जी आया है, यहाँ पर सी है तो यहाँ जी आया है, यहाँ जी है तो यहाँ सी आया है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये ऑपोजिट में कॉपी हो रहा है। और इसमें जो सबसे अहम बात है वो क्या, कि बेटा आरएनए के अंदर ना टी नहीं होता। आरएनए के अंदर, ये आपके थ्योरी में आ सकता है, आरएनए के अंदर थाइमीन बेस नहीं होती, आरएनए के अंदर टी नहीं होता। जैसे डीएनए के अंदर कौन सी बेसेस होती हैं? डीएनए में हमने पढ़ा ना, ए सी जी और टी होती है। आरएनए के अंदर ए तो होता है, सी भी होता है, जी भी होता है। आरएनए के अंदर टी नहीं होता, टी की जगह आरएनए में यू होता है। और ये एमसीक्यू और थ्योरी दोनों में काम आने वाली चीज है। क्या कहा मैंने? बात गौर सुनना। डीएनए कंटेन्स दीज फोर बेसिस। डीएनए के पास ये चार बेसिस होती हैं, ए सी जी टी। लेकिन आरएनए में ए होता है, सी होता है, जी होता है, टी नहीं होता। टी की जगह यू होता है, यूरेसिल। वेरी गुड। तो इसका मतलब जब आरएनए पे मैसेज कॉपी होगा ना, तो जहां पर टी आना है वहां टी नहीं आएगा। क्या आ जाएगा वहां पर बेटा? यू आ जाएगा। तो अगेन इंफॉर्मेशन रिपीट करता हूं, प्रोटीन सिंथेसिस होनी है,
प्रोटीन सिंथेसिस करना किसने है? प्रोटीन्स को असेंबल ऑफ अमाइनो एसिड करना किसने है बेटा? वो करना है राइबोसोम में। बट उसकी रेसिपी किसको मालूम है? डीएनए को। रेसिपी किसको मालूम है बेटा? डीएनए को। तो हमने क्या कहा कि डीएनए के पास जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस होगी। एक्सप्रेस होने के बाद उस इंफॉर्मेशन को कॉपी किया जाएगा ऑन टू न्यू स्ट्रैंड, और इस स्ट्रैंड को कहते हैं मैसेंजर आरएनए, एज इट कैरीज द मैसेज ऑफ द डीएनए इन द सेम फैशन और कॉम्प्लीमेंट्री फैशन। हाँ बेटा, इन द सेम फैशन और कॉम्प्लीमेंट्री फैशन। दिस कैरीज द मैसेज इन दी कॉम्प्लीमेंट्री फैशन। कॉम्प्लीमेंट्री फैशन का मतलब सबको समझ में आता है गाइस एंड गर्ल्स? कॉम्प्लीमेंट्री फैशन का मतलब ऑपोजिट फैशन में, विद द डिफरेंस ऑफ टी एंड यू, कि टी की जगह यू आएगा। यू एक अलग न्यूक्लियोटाइड है, नाइट्रोजनस बेस है, और टी एक अलग नाइट्रोजनस बेस है। आरएनए में टी नहीं होता, टी की जगह यू आ जाता। ठीक हो गया बेटा? दिस स्टेज इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। आपका जो चांस है ना वो यही है कि एग्जाम में पूछेगा ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है। ये जो मैंने पूरा कुछ बताया तुम्हें, इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अनकशा बात समझ आ रही है? अनकशा रिस्पॉन्ड करो। ट्रांसक्रिप्शन क्या है मैं डिफाइन कर देता हूँ। ट्रांसक्रिप्शन एक लाइन का डेफिनेशन है, सिंथेसिस ऑफ, अनकशा रिप्लाई करना बेटा, सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए बाय यूजिंग डीएनए एज अ रेफरेंस। भाई क्या यही हुआ है? डीएनए को रेफरेंस के तौर पर, डीएनए को एज अ टेम्पलेट, एज अ रेफरेंस यूज करते हुए आपने मैसेंजर आरएनए बनवाया। डू यू ऑल एग्री? डू यू ऑल एग्री बेटा? मेरे बच्चे, आपने यही किया है ना, डीएनए को अनजिप किया और उसकी इंफॉर्मेशन से आपने बनवाया मैसेंजर आरएनए। तो हमने क्या कहा? सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए बाय यूजिंग डीएनए एज अ रेफरेंस। डीएनए को यूज करके मैसेंजर आरएनए का बनाना, इस अमल को क्या कहते हैं बेटा? बोलो। ट्रांसक्रिप्शन। इज दैट क्लियर? अब जो बेटा मैसेंजर आरएनए आपने बनाया, अब अगला स्टेप बहुत ही सिंपल है। अब वही बात है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस था। डायग्राम से देखो, दिस वाज द डीएनए। डीएनए ने क्या फॉर्म किया? डीएनए ने क्या फॉर्म किया बेटा? मैसेंजर आरएनए फॉर्म किया। और ये अमल क्या कहलाया, ये प्रोसेस क्या कहलाया गाइस एंड गर्ल्स? दिस प्रोसेस वाज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। जो कि कहां हुई है? जाहिर है कि न्यूक्लियस में हुई है। ट्रांसक्रिप्शन कहां हुई है बेटा? न्यूक्लियस में। नाउ दिस मैसेंजर आरएनए comes out of the nucleus. Yes, you heard me right. Now this messenger RNA will come out of the nucleus. ये messenger RNA न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है साइटोप्लाज्म में, and then this messenger RNA goes to the ribosome. Now this messenger RNA goes to, बेटा बोलो, ribosome, and now this ribosome reads the recipe on the messenger RNA. Now ribosome reads the recipe. अब ये रेसिपी जो है ना कोडेड फॉर्म में, ये कोड्स आपने नहीं पढ़ने, लेकिन आइडिया आपको पता होना चाहिए। नाउ द मैसेंजर आरएनए विल लीव द न्यूक्लियस एंड विल कम इनटू द साइटोप्लाज्म टू द राइबोसोम, वेयर वेयर द मैसेंजर आरएनए इज रेड बाय द राइबोसोम। और आप यूं समझो कि मैसेंजर आरएनए को रीड करता जाएगा, और जो जो अमाइनो एसिड, फॉर एग्जांपल मैसेंजर आरएनए पर मैसेज है कि पहले अमाइनो एसिड ए को जोड़ना है, तो पहले अमाइनो एसिड ए को लाया जाएगा। फिर उसके बाद कहा जाएगा अमाइनो एसिड बी को लेकर आना है, तो अमाइनो एसिड बी को। फिर उसके बाद कहा गया अमाइनो एसिड डी को लेकर आना है, तो अमाइनो एसिड डी को। फिर कहा गया अमाइनो एसिड सी को लेकर आना है, तो अमाइनो एसिड सी को। तो जो राइबोसोम है वो क्या करता है कि राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के जो कोड्स हैं, उन जो इंफॉर्मेशन है उसे रीड करता जाता है, और रीड करके अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन उन्हीं अमाइनो एसिड्स को गैदर करता है और उनको सही सीक्वेंस में असेंबल करता है। एंड दैट इज द प्रोसेस विच वी कॉल्ड ट्रांसलेशन। इसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। आप कहते हो ना ट्रांसलेट दी सेंटेंस, ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज चेंज करना। ट्रांसलेट का मतलब होता है लैंग्वेज चेंज करना। तो डीएनए ने जो यहाँ पर आरएनए बनवाया, दैट वाज अनदर लैंग्वेज, लेकिन यहाँ जो मैसेंजर आरएनए है, नाउ इट हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू अमाइनो एसिड सीक्वेंस। सो ट्रांसक्रिप्शन is synthesis of messenger DNA by using DNA, synthesis of messenger RNA by using DNA as a template। और ट्रांसलेशन क्या है? हम कहते हैं यूजिंग मैसेंजर आरएनए सीक्वेंस, using messenger RNA sequence to assemble amino acids to form
polypeptide chain, to form polypeptide chain is called translation. बेटा मैसेंजर आरएनए एक स्ट्रैंड है, जिस तरह डीएनए होता है, बस इस स्ट्रैंड मैसेंजर आरएनए जो होता है ना, ये एक यूनिक स्ट्रैंड होता है जो उसी वक्त बनता है जब डीएनए अपना मैसेज देना चाहता है। तो डीएनए का मैसेंजर है, डीएनए का खबरी है, डीएनए का ये राइट हैंड है जिसे ये साइटोप्लाज्म में भेजता है, और साइटोप्लाज्म में ये राइबोसोम के पास आता है, और राइबोसोम के पास आके उस मैसेज को डिलीवर करता है। राइबोसोम उस मैसेज के अकॉर्डिंगली अमाइनो एसिड को सही सीक्वेंस में जो है असेंबल कर देता है। अगर ये मैसेज सही तरीके से नहीं पहुंचेगा तो अमाइनो एसिड भी सही तरीके से असेंबल नहीं होंगे। इज दैट क्लियर बच्चों? तो प्रोटीन सिंथेसिस के कितने स्टेप हुए गाइस एंड गर्ल्स? प्रोटीन सिंथेसिस के कितने स्टेप हुए? दो, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन गाइस एंड गर्ल्स? ट्रांसक्रिप्शन इज synthesis of messenger RNA by using DNA as a template. And what is translation? Synthesis of amino acid chain by using messenger RNA. Using messenger RNA sequence to assemble amino acids. Is that clear, everybody? Is the whole idea clear, everybody? Is the whole idea clear, everybody? बेटा रीजन आपको जानना नहीं है या बस तुम्हें याद रखो कि नहीं होता। ये पूरा प्रोसेस लिखवा दूं? अच्छा जी, चलो भाई जल्दी से लिख लें, फिर जल्दी से लिख लें। ट्रांसक्रिप्शन का स्टेज लिख देंगे। डेफिनेशन में ट्रांसक्रिप्शन की आपको लिखवा चुका हूं, मैं डायरेक्टली प्रोसेस लिखवाऊंगा। जीन दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन is unzipped and it forms complementary strand of messenger RNA that carries message of amino acid sequence. Now, messenger RNA leaves the nucleus and reaches to ribosome. हाउ विल ब्रिंग दीज अमाइनो, बेटा वो एक डिटेल फंक्शन है, उसमें एक और आरएनए इन्वॉल्व होता है, वो आपको बस इतना ही याद रखना है जो जूम यूजर की आईडी से ना। यस, आप अगर ज्यादा देखने का चाहे तो यूट्यूब पे जाकर ना आप एनिमेटेड वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन एक्चुअली इट इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो ये बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन में मैंने आपके सामने सिर्फ रॉ आइडिया रखा है जो आपके सिलेबस कंटेंट के अकॉर्डिंग है। नाउ मैसेंजर आरएनए लीव्स द न्यूक्लियस एंड रीचेस टू राइबोसोम वेयर mRNA sequence is translated into amino acids sequence to make a specific polypeptide और प्रोटीन। बस ये है टोटल ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का जो आपको पता होना चाहिए। आर यू ऑल गुड टू गो? क्या सबको ये आइडिया एब्सोल्युटली क्लियर है बेटा? क्या सबको ये आइडिया क्लियर है कि प्रोटीन सिंथेसिस के बहुत ही बेसिक सा स्टेप है कि डीएनए के पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, वो इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस होगी मैसेंजर आरएनए पर, वो इंफॉर्मेशन कॉपी होगी और फिर वो इंफॉर्मेशन वाला मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आएगा और वहां पर राइबोसोम उस इंफॉर्मेशन को रीड करके अकॉर्डिंगली प्रोटीन बनवा लेगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? असजद, एवरीबॉडी एल्स?
डू वी हैव टू कवर द एटीपी पार्ट ऑफ द थ्योरी पेपर? नहीं, थ्योरी के लिए एटीपी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये हो गया प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए का स्ट्रक्चर भी रिवाइज हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस भी रिवाइज हो गया। अब हेडिंग बनाए म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन। यू का नाम यूरेसिल होता है बेटा, नाम याद रखना, आपके सिलेबस की लर्निंग ऑब्जेक्टिव में नहीं है, ये मैंने पहले ही पढ़ाया था। मैंने अमीनो एसिड आर प्रेजेंट इन राइबोसोम ऑलरेडी, बेटा साइटोप्लाज्म में होते हैं, फिर वो राइबोसोम तक आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं, दैट हैज नॉट बीन डिस्कस इन योर सिलेबस, वो एक कॉम्प्लिकेटेड सीक्वेंस है। जिंदगी में आगे कभी बायोलॉजी पढ़ोगे तो फिर जरूर पढ़ लोगे। ठीक है जी, अब हेडिंग बनाइएगा म्यूटेशंस, म्यूटेशन एंड disorders caused by mutations। ठीक है, ये हेडिंग बना लें, और 2 मिनट के, 2 मिनट भी नहीं, 30 सेकेंड्स के लिए मुझे जरा आप एक्सक्यूज करें। आई एम जस्ट गेटिंग बैक। हेडिंग बनाइए और उसके बाद जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर 30 सेकेंड्स। जी बेटा, आर यू ऑल विद मी गाइस एंड गर्ल्स? ओके मेरे बच्चे, मैं पास पेपर कराते हुए भी म्यूटेशन बता चुका हूं, उसके अलावा जब मैं मिसकेलेनियस टॉपिक्स करा रहा था वहां पर भी म्यूटेशन मैंने आपको पढ़ाया था। तो म्यूटेशन हम किसे कहते हैं? एनी चेंज इन द जेनेटिक स्ट्रक्चर। ठीक है ना, व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन किसे कहते हैं? एनी चेंज इन दी, या इसको ऐसे कर लें, रैंडम रैपिड चेंज इन जेनेटिक स्ट्रक्चर और डीएनए दैट लीड्स टू, बल्कि छोड़ दो, लीड्स टू नहीं, इज कॉल्ड म्यूटेशन। यानी म्यूटेशन का कंसेप्ट बड़ा ही बेसिक है बेटा, कि म्यूटेशन किसे कहते हैं भाई? आपके नॉर्मल डीएनए सीक्वेंस चल रही थी, मसलन आपकी नॉर्मल डीएनए सीक्वेंस चल रही थी, आपकी एक कोई जीन थी, और उस जीन में जो सीक्वेंस थी वो थी ए सी सी जी 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 ए टी ए सी, ये नॉर्मल सीक्वेंस थी। लेट्स से कि म्यूटेशन हुई, और म्यूटेशन की वजह से ये जो सी है और ये जो सी है, इन दोनों सी की जगह लेट्स से टी टी आ गया। ये दोनों सी की जगह म्यूटेशन हुई, और म्यूटेशन का नतीजा क्या हुआ कि ए रहा, फिर ए रहा, फिर ए रहा, इसके आगे आ गया टी, इसके आगे आ गया टी, सी की जगह क्या आ गया म्यूटेशन से? बोलो बेटा, टी आ गया। तो मेरे बच्चों मुझे बताओ, क्या जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज हो गया नहीं हो गया? क्या जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज हो गया या नहीं हो गया? लॉजिकली देखकर जवाब दो। कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे बच्चे ये डीएनए सीक्वेंस थी, दिस वाज दी, जो नीचे वाली मैंने बनाई वो नॉर्मल सीक्वेंस है, नीचे वाली जो मैंने बनाई है वो नॉर्मल सीक्वेंस है, जो मैंने ऊपर बनाई है वो म्यूटेटेड सीक्वेंस है, तो उसमें क्या नजर आ रहा है कि आपको ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये चेंज हो गया, ये जो जो नाइट्रोजनस बेस आ रहा था ये चेंज हो गया। अब मुझे बताओ कि जब ये इंफॉर्मेशन ही चेंज हो गई, तो अगर ये इस इंफॉर्मेशन में ये था कि यहाँ प्याज डालना है, पता चला यहाँ पर आ गया टमाटर डालना है, तो मुझे बताएं, प्याज डाल के आप एक रेसिपी बना रहे थे और आप टमाटर डाल के बनाएंगे, तो रेसिपी चेंज हो जाएगी नहीं हो जाएगी? रिजल्ट चेंज हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बताओ भाई, है जी। दैट इज वेरी वेरी ऑब्वियस, इसमें कोई, इसमें रॉकेट साइंस ही नहीं है। तो म्यूटेशन की गेम क्या होती है बेटा, कि म्यूटेशन में होता ये है कि डीएनए में जो ये, या जीन के अंदर ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होती है ना, ये चेंज हो जाती है। अब वो क्यों चेंज होती है उसकी बहुत ज्यादा डिटेल तो हमने पढ़नी नहीं है, जितनी थोड़ी बहुत है मैं बताता हूँ। तो ये क्यों चेंज होती है वो तो थोड़ा जिक्र करेंगे, लेकिन इनका चेंज हो जाना ही म्यूटेशन है। और अब मुझे आप बताएं कि जब ये चेंज हो जाएगा सीक्वेंस, तो अभी हमने क्या कहा, डीएनए कंटेन्स इंफॉर्मेशन, डीएनए में इंफॉर्मेशन थी, वो इंफॉर्मेशन चेंज हो गई। ठीक है, आपने क्या कहा, सारा केस आपका एक जैसा था, आपने केस में लिखा था कि जनाबे अली अब्दुल्ला आरिफ कातिल हैं,
अब्दुल्ला आरिफ कातिल हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन चेंज कर दी, आपने कहा अरीबा साकिब कातिल हैं, सिर्फ नाम चेंज किया, एक वर्ड चेंज कर दिया है, अब्दुल्ला आतिफ की आरिफ की जगह अरीबा साकिब कर दिया, तो टोटल केस चेंज हो गया ना या नहीं हो गया? जी हाँ। तो इससे पता क्या चल रहा हमशरा कि मेरे बच्चों कि अगर डीएनए में म्यूटेशन आएगी तो रेसिपी चेंज, इंफॉर्मेशन चेंज, जब इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी तो क्या होगा मेरे बच्चे कि जो प्रोटीन बन रहा था, जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही थी, वो प्रोटीन एबनॉर्मल हो जाएगा, वो प्रोटीन नॉन फंक्शनल हो जाएगा, वो फंक्शन जो वो प्रोटीन कर रहा था वो नहीं होगा। तो समझ आया कि म्यूटेशन फायदेमंद हुई कि नुकसानदेह हुई बेटा? है जी? म्यूटेशन फायदेमंद हुई कि नुकसानदेह हुई? गाइस एंड गर्ल्स, it is is it harmful or beneficial? Definitely it is going to be harmful. ठीक है, क्यों? मेरे ख्याल है देखो प्रोटीन सिंथेसिस के साथ साथ पढ़ा तो एवरीबडी इज एबल टू कनेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। अमशरा जब कनेक्ट कर पा रही है तो उसका मतलब है कि कयामत है। ठीक है ना? तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका मतलब क्या हुआ? डीएनए कंटेन्स इंफॉर्मेशन, जब वो इंफॉर्मेशन कहीं किसी पॉइंट पे भी ऑल्टर होगी तो इस इंफॉर्मेशन से जो मैसेंजर आरएनए बनेगा, अब बताओ अगर एग्जाम, अच्छा सुनो मेरी बात गौर सुनना, अगर एग्जामिनर ने तुमसे सवाल पूछ दिया कि म्यूटेशन से एग्जैक्टली डिसऑर्डर कैसे पैदा हो रहा है, समझना बेटा ये सवाल आ सकता है कि म्यूटेशन की हुई और उसमें डिसऑर्डर पैदा हो गया, एग्जैक्टली कैसे पैदा हुआ होगा, तो आप क्या जवाब दोगे कि जब म्यूटेशन होगी और डीएनए चेंज हो जाएगा तो उससे जो मैसेंजर आरएनए बनेगा वो भी चेंज हो जाएगा, और मैसेंजर आरएनए जब अमाइनो एसिड सीक्वेंस में ट्रांसलेट होगा तो जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस है वो भी चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से फॉल्टी प्रोटीन बनेगा। यस और नो? जी, आप कहोगे चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड्स, फिर चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड्स की वजह से चेंज इन द मैसेंजर आरएनए सीक्वेंस, और फिर आप कहोगे देन चेंज इन द अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन द प्रोटीन व्हिच रिजल्ट्स इन एबनॉर्मल प्रोटीन व्हिच रिजल्ट इन नॉन फंक्शनल प्रोटीन। फिर सुनो, दोबारा सुनो, एग्जामिनर कहता है म्यूटेशन से प्रॉब्लम कैसे पैदा होगा, आप कहोगे म्यूटेशन इज द चेंज इन द जेनेटिक स्ट्रक्चर, change in the genetic structure means change in the messenger RNA sequence, and change in the messenger RNA sequence means change in the amino acid sequence, and change in the amino acid sequence means abnormal protein, non-functional protein, a protein different from the normal protein, and that abnormal protein won't be able to function, and that leads to problem. Is that clear? अरे बोलो भाई। ठीक है जी। तो मैं फिर भी लिख देता हूँ, मुझे फिर भी तसल्ली नहीं है। एग्जामिनर ने पूछा हाउ, क्योंकि ये जेनरिक सवाल है ना, इसमें बच्चे गड़बड़ करेंगे मुझे पता। हाउ म्यूटेशन, देखो इतनी बारीक बारीक चीजों पे यार हम लोग फाइन ट्यूनिंग कर रहे हैं। मुझे इस बार डिस्टिंक्शन चाहिए भाई। तुम में से दो चार पांच तो ऐसे निकल के आओगे जो ए स्टार के अलावा मुझे बताओगे सर डिस्टिंक्शन आ रही है हमारी। हाउ म्यूटेशंस लीड टू एबनॉर्मल फंक्शन। तो अब याद रखें ये स्पेसिफिक सवाल भी आ सकता है, किसी पर्टिकुलर रेफरेंस से आ सकता है कि भाई फला डिजीज में म्यूटेशन हुई तो बताइए उस पर एबनॉर्मेलिटी कैसे आएगी। तो बेटा जवाब कैसे देखना है, जो पॉइंटर्स हैं आप कहोगे चेंज इन डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, इससे क्या होगा? चेंज मैसेंजर आरएनए सीक्वेंस, चेंज इन अमाइनो एसिड सीक्वेंस, नॉन फंक्शनल स्लैश एबनॉर्मल प्रोटीन इज मेड, डिसऑर्डर अकर्स। ठीक है जी। नहीं बेटा, डिस्टिंक्शन 80 आउट ऑफ 80 पर नहीं आती, जो हाईएस्ट स्कोरर होता है आउट ऑफ दी होल जो है ना ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, उसके उसको डिस्टिंक्शन अनाउंस की जाती है। तो यू हैव टू एम फॉर द हाईएस्ट। ठीक है जी, ये आ गया। अब मेरे बच्चे म्यूटेशन से रिलेटेड, अच्छा फिर एक बात समझिए, मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, म्यूटेशन के दो लेवल्स होते हैं। मैं लेवल्स करके इसलिए बताता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से बैठ जाए, और ये बात आप पहले भी मुझसे मेरे साथ पढ़ चुके हैं। म्यूटेशन जो है वो दो लेवल्स पर आती है। एक है जिसे हम कहते हैं
जीन म्यूटेशन, और एक है जिसे हम कहते हैं क्या नाम है बेटा, अनकशा तुम्हारा रिस्पॉन्स सही है बेटा मुझे। एक है जिसे हम कहते हैं जीन म्यूटेशन, ये पहले भी हम कर चुके हैं बेटा। और एक है जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ठीक है, आंसर का स्क्रीनशॉट लेना है, अच्छा भाई ले लो जल्दी से। जी बाय बर्थ भी होती है। लेवल्स ऑफ म्यूटेशन, मेरे बच्चे अब मुझे सोच के जवाब देना, कंसेप्ट और तगड़ा हो जाएगा। एक है जीन म्यूटेशन और एक है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, दोनों में क्या फर्क है आए समझते हैं। देखो, आप सब जानते हैं क्रोमोसोम का वर्ड आप सबने सुना हुआ है। क्रोमोसोम एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है ना भाई। क्रोमोसोम एक बड़ा स्ट्रक्चर है, और एक क्रोमोसोम पर हजारों जीन्स मौजूद होती हैं। एक क्रोमोसोम्स पर हजारों जीन्स मौजूद होती हैं। एक क्रोमोसोम्स पर हजारों जीन्स मौजूद होती हैं। सही है ना। अब दूसरी तरफ जो जीन म्यूटेशन है, वो जीन म्यूटेशन क्या है, किसी एक जीन की म्यूटेशन। मान लीजिए डीएनए था, और इस डीएनए में ये जीन थी, तो लेट्स से अगर सिर्फ इसमें ऑल्टरेशन आ गई है, सिर्फ यहां पर ऑल्टरेशन आ गई है, तो इसे हम कहेंगे जीन म्यूटेशन। और अगर पूरे क्रोमोसोम में ही म्यूटेशन आ गई है, तो हम इसे क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। समझना मेरे बच्चे, मैंने क्या कहा कि लेवल्स ऑफ म्यूटेशन दो हैं, जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन क्या है, जब म्यूटेशन किसी एक जीन में आए, जब म्यूटेशन किसी एक जीन में आए, जैसे ये एक पर्टिकुलर जीन है, एंड लेट्स से इस जीन में यहाँ म्यूटेशन आ गई, यहाँ पर कोड चेंज हो गए, तो हम इसे कहेंगे जीन म्यूटेशन। लेकिन अगर ये क्रोमोसोम था, और लेट्स से कि इस क्रोमोसोम का पूरा ये पार्ट ही चेंज हो गया, लेट्स एज्यूम कि इस क्रोमोसोम का पूरा ये पार्ट चेंज हो गया, तो मेरे बच्चे इसमें एक जीन तो इन्वॉल्व नहीं हुई ना, इसमें तो बहुत सारी जीन इन्वॉल्व हुई है। सुनो, इसे कहते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। मुझे बताइए ज्यादा खतरनाक कौन सा होगा, व्हाट डू यू थिंक, ज्यादा खतरनाक म्यूटेशन कौन सी होगी। क्रोमोसोमल, वेरी गुड, ज्यादा खतरनाक म्यूटेशन क्रोमोसोमल होगी। क्यों, अमशरा एंड एवरीबडी एल्स, क्योंकि भाई जीन म्यूटेशन में एक जीन इन्वॉल्व हो रही है। जब एक जीन इन्वॉल्व हो रही है, तो एक फंक्शन डिस्टर्ब होगा, कोई एक फंक्शन डिस्टर्ब होगा। ठीक है ना। लेकिन जब क्रोमोसोमल म्यूटेशन की बात करें, तो इसमें तो बहुत सारी जीन्स इन्वॉल्व होंगी, तो एक फंक्शन डिस्टर्ब नहीं होगा, बल्कि एक वक्त में मल्टीपल फंक्शन डिस्टर्ब होंगे, और इतने सारे डिस्टर्ब फंक्शन के साथ लाइफ वोंट बी सिंपल। लाइफ सिंपल नहीं होने वाली, बल्कि ज्यादातर केसेस में तो जो जिन बच्चों में क्रोमोसोमल म्यूटेशन होती है, वो जिंदा ही नहीं बचते। बहुत कम केसेस ऐसे हैं। ये ए लेवल्स में भी ये टॉपिक है ना, तो जब मैं ए लेवल्स वालों को पढ़ा रहा होता हूँ, तो वो अक्सर कहते हैं कि सर जब क्रोमोसोमल म्यूटेशन ज्यादा खतरनाक है, तो सिलेबस में ज्यादा जीन म्यूटेशन की बात क्यों होती है। सवाल समझना, कि सिलेबस में ज्यादा कहता है बच्चा कि जीन म्यूटेशन की बात क्यों होती है। ज्यादातर डिजीजेस जो हम पढ़ते हैं, वो जीन म्यूटेशन वाली क्यों पढ़ते हैं, क्रोमोसोमल क्यों नहीं पढ़ते। जबकि आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन ज्यादा सिग्निफिकेंट होती है, ज्यादा खतरनाक होती है। तो बेटा उसका जवाब यही है कि क्रोमोसोमल म्यूटेशंस में चूंकि एक वक्त में बहुत सारी जीन्स इन्वॉल्व होती हैं, तो ज्यादातर केसेस में जब क्रोमोसोमल लेवल पर म्यूटेशन आए, तो बच्चा जिंदा पैदा ही नहीं हो पाता। देखो म्यूटेशन कब आती है, हमने मियोसिस पढ़ा था। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होती है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दरमियान हमने कहा था ये एरर्स आ जाते हैं, म्यूसिस के दौरान ये एरर्स आ जाते हैं। और फिर उससे क्रोमोसोमल लेवल पर अगर कोई एबनॉर्मल कॉम्बिनेशन बन गया है, म्यूटेशन आ गई है, तो ज्यादातर केसेस में जब बच्चे के अंदर जो जाइगोट है, अगर उसमें क्रोमोसोमल म्यूटेशन आई है, तो ज्यादातर केसेस में तो वो ग्रो ही नहीं करेगा, वो वायबल ही नहीं होगा, प्रेगनेंसी जाया हो जाएगी, मिसकैरेज हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा। इसलिए आपको क्रोमोसोमल म्यूटेशन के रिलेटेड डिजीजेस कम सुनने में आती हैं। ज्यादातर डिजीजेस जो आप ओवर द इयर्स बायोलॉजी में पढ़ते हैं, वो सारी जीन म्यूटेशन की एग्जांपल्स होती हैं, जिसमें कोई एक पर्टिकुलर जीन इफेक्ट हो रही होती है। मेरी बात समझना, दोबारा समझ, बेटा हुसैन समझने की कोशिश करें, मैं 10 दफा रिपीट कर चुका हूं, लेकिन आपकी सुई वहीं अटकी हुई, दोबारा समझा। मैं 10 दफा आपके मैसेज के बाद रिपीट कर चुका हूं, लेकिन आप समझ रहे पता नहीं पीछे मैंने कोई बात बता दी होगी। तो मैंने क्या कहा, म्यूटेशंस दो लेवल्स पर आती है, एक इंडिविजुअल जीन पर और एक क्रोमोसोम पर। इंडिविजुअल जीन का मतलब यह है कि कोई एक जीन ऑल्टर हो जाए, कोई एक जीन जो है खराब हो जाए, कोई एक जीन की सीक्वेंस खराब हो जाए,
और क्रोमोसोमल म्यूटेशन का मतलब ये है कि पूरा का पूरा एक क्रोमोसोम या एक से ज्यादा क्रोमोसोम भी चेंज हो जाए। तो मेरे बच्चे, जाहिर है कि एक क्रोमोसोम के ऊपर हंड्रेड्स ऑफ जीन्स होती हैं, तो क्रोमोसोमल लेवल पर अगर म्यूटेशन आएगी तो एक वक्त में हंड्रेड्स ऑफ फंक्शंस अफेक्ट होंगे। और जब हंड्रेड्स ऑफ फंक्शन एक ही वक्त में अफेक्ट होंगे, वरीशा, अशना एंड एवरीबडी एल्स, तो मुझे बताएं सरवाइव करना इजी होगा? जब सैकड़ों फंक्शंस, हंड्रेड्स ऑफ फंक्शन एक ही वक्त में डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो क्या ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल इजी होने वाला है? नहीं होने वाला। दैट इज द रीजन मेरे बच्चे कि क्रोमोसोमल म्यूटेशंस आर वे टू डिफिकल्ट, और ज्यादातर केसेस के अंदर वो जो ऑर्गेनिज्म है वो वायबल ही, बोलो वजीहा, वायबल ही नहीं होता। यानी जब एक बच्चे में क्रोमोसोमल म्यूटेशन आ जाती है तो उसका जिंदा पैदा होना ही बहुत बड़ा मसला है। यानी जिंदा पैदा ही नहीं हो पाता, उससे पहले जाया हो जाता है। कुछ केसेस में पैदा हो जाता है, जिसमें से एक ही एग्जाम्पल तुम्हारे सिलेबस में है, दैट इज डाउन सिंड्रोम। सबने नाम सुना हुआ है बच्चों? वजीहा, रिस्पॉन्ड करो बेटा। डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम एक एग्जांपल है किसकी बेटा? क्रोमोसोमल लेवल के म्यूटेशन की। मैं बताता हूं क्या होती है। और इसी तरह जीन म्यूटेशन में तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में तुमने इधर से भी एक ही एग्जांपल डिस्कस करनी है, एंड दैट इज सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, दोनों के नाम आपने सुन रखे हैं, इसलिए उम्मीद है कि जल्दी समझ में भी आ जाएंगे। तो यहां तक बात समझ आती है कि इन जनरल क्रोमोसोम के लेवल पर जो म्यूटेशन आती, कलर ब्लाइंडनेस इज अनदर एग्जांपल, वेरी गुड। अगर मतलब आपने डिटेल में डिस्कस नहीं करना, लेकिन जस्ट फॉर द एग्जांपल, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ये भी इसी की एग्जांपल है, यानी जीन लेवल की म्यूटेशन है। इसी तरह हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया भी इसी की एग्जांपल होती है। इसी तरह रिकेट्स है, रिकेट्स भी इसी की एग्जांपल होती है। इसी तरह अल्लाह आपका भला करे, क्या कहते हैं इसको, एल्बिनिज्म है, वो भी इसी की यानी जीन म्यूटेशन से पैदा होने वाली बहुत सारी डिजीजेस का आप पढ़ लेंगे। आपके सिलेबस में जो डिस्कशन है वो सिर्फ इसकी है, सिकल सेल एनीमिया की। लेकिन डाउन, ये जो क्रोमोसोमल लेवल पर, यानी जहां पर एक क्रोमोसोम पूरा इफेक्ट हो जाए, ऐसी एग्जांपल जो है आपको कम मिलती हैं। जैसे कि एक डाउन सिंड्रोम एग्जांपल है। चले एक एडिशनल मैं बता देता हूँ, ये आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ नाम के लिए बता रहा हूँ। आपके सिर्फ शायद एक ही एग्जांपल होती है, नहीं भाई, एक एग्जांपल नहीं होती, और भी एग्जांपल है, लेकिन कम है। क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम, और मैंने उसके लिए बताया आपको कि ज्यादातर केसेस में वो ऑर्गेनिज्म पैदा ही नहीं हो पाता। नहीं बेटा, पार्किंसन इसकी एग्जांपल नहीं है, ठीक है? तो क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम, क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम किसे कहते हैं? वो जो नेचुरली आपके पास फीमेल्स होते हैं, ट्रांसजेंडर्स होते हैं, जो ना मेल बन सके पूरे, ना फीमेल बन सके, जो ना पूरे मेल बन सके ना फीमेल बन सके, उनको ये मेडिकली कौन सी कंडीशन से सफर कर रहे हैं? दे आर सफरिंग फ्रॉम क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। ठीक है? जो नॉर्मली जिनको आप ख्वाजा सिरा कहते हैं, या जो बायोलॉजिकली ना मेल में डेवलप हुए कंप्लीटली, ना फीमेल में डेवलप हुए, ये क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम है। आपके सिलेबस में नहीं है सर, जस्ट फॉर द एग्जांपल मैंने बता दिया। तो अब हमें क्या करना है? हमने डिस्कस करना है डाउन सिंड्रोम, ठीक है, और हमें डिस्कस करना है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, ये दो डिजीजेस डिस्कस करनी है। ये क्रोमोसोमल लेवल की म्यूटेशन है, और ये जीन लेवल की म्यूटेशन है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ऑटो इम्यून तो बेटा अलग चीज होती है। ऑटो इम्यून का मतलब है कि आपका इम्यून सिस्टम ही आपको नुकसान पहुंचाए, उससे हम कहते हैं ऑटो इम्यून। ठीक है, चलिए अब आए डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के लिए मैंने ऑलरेडी जो है वो आपके लिए पिक्चर वगैरह निकाल ली थी, तो मैं जरा दिखाता हूं। आपने डाउन सिंड्रोम का बच्चा देखा हुआ है, ठीक है? क्योंकि डाउन सिंड्रोम में जो पैदा होते हैं ना बच्चे, उन सब के फेसेस एक जैसे होते हैं। अभी जैसे ही मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा, आपको याद आ जाएगा कि ऐसे बच्चे कहीं ना कहीं आपने देखे हैं। नहीं मेरे बच्चे, बस ये डाउन सिंड्रोम इंक्लूडेड है और आपने नहीं पढ़ना। डाउन सिंड्रोम क्या होता है पहले समझ ले मेरे बच्चा। आपके एक सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं बताइए बेटा? आपके एक सेल में कितने पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के? हमने पढ़ा था कितने पेयर्स होते हैं गाइस एंड गर्ल्स? 23 पेयर्स होते हैं। जो 23 पेयर्स है, हर पेयर में कितने क्रोमोसोम होंगे? दो क्रोमोसोम होंगे। हर पेयर में कितने होंगे? हर पेयर में दो क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, अब मेरी बच्चे समझना, जो 21st पेयर होता है ना, 21st पेयर, 21st पेयर जो होता है, 23 पेयर में जो 21st पेयर होता है, भाई पेयर है तो उसमें कितने क्रोमोसोम, लेट्स से कि ये 21st पेयर है, तो कितने क्रोमोसोम होने चाहिए थे उसमें? बोलो, 21st पेयर में कितने क्रोमोसोम होने चाहिए थे? दो होने चाहिए थे। लेकिन मेरे बच्चे 21st पेयर में एक
तीसरा क्रोमोसोम भी आ जाता है। तो बेसिकली जो 21st पेयर होता है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, जिसकी वजह से नॉर्मल शख्स जो होता है उसमें 23 पेयर्स में 46 क्रोमोसोम्स आते हैं। लेकिन ये जो डाउन सिंड्रोम का पेशेंट होता है इसमें पेयर्स तो 23 होते हैं, लेकिन 23 पेयर्स में क्रोमोसोम का नंबर कितना हो जाएगा? 47। अनकशा, आर यू एबल टू रिलेट इट? 47 कैसे हो जाएगा कि जो 21st पेयर है, 21st पेयर के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आने की वजह से टोटल 47 हो जाएंगे। इज दैट क्लियर मेरे बच्चे? अब एक क्रोमोसोम पूरा ऐड हुआ है तो उससे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? सैकड़ों फंक्शंस पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? वो एक्स्ट्रा कहां से आता है बेटा? मियोसिस के दौरान जब क्रोमोसोम सेपरेट, आपने देखा ना, जेनेटिक्स आपने पढ़ी थी, तो जेनेटिक्स आप पढ़ते थे तो आप कहते थे टी टी है, फिर इसके गैमेट्स बनाते थे कैपिटल टी स्मॉल टी, याद आया? अब इमेजिन करो अगर ये कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग ना हो, है जी, आप ये करते थे कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये स्मॉल टी के भी गैमेट बनाते थे, ये स्मॉल टी और स्मॉल टी है, और फिर इन दोनों को फ्यूज करते थे। अब इमेजिन करो 2 मिनट के लिए कि कैपिटल टी स्मॉल टी अलग ही ना हो, ये साथ रहें, और यहाँ पर जो कैपिटल स्मॉल टी है उसमें से ये गैमीट्स बन जाएं। तो अब इमेजिन करो कि अगर ये सेपरेट ही ना हो तो ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे ना। जब ये दोनों फ्यूज होंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। यस बोलो। ये देखो, जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बच्चा पूछ रहा है सर कैसे आ जाएगा, तो कैसे आ जाएगा? जाहिर है कि मियोसिस में एरर हुआ, मियोसिस के दरमियान गड़बड़ हुई, और वो गड़बड़ से हुआ, ठीक है ना। अब इन लोगों में 47 क्रोमोसोम होंगे। अब एक क्रोमोसोम चेंज होने से क्या फर्क पड़ता है, आए आपको बताते हैं, आपको दिखाते हैं क्या क्या ये फीचर्स आपको याद रखने मेरे बच्चे। तो ये देखें, ये बच्चे देखें, ये बताइए, ये बच्चे आपने इस तरह के फेसेस के देखे नहीं देखे? सब ने देखे होंगे, या उसकी जानने की जरूरत नहीं है। आपने इस तरह के फेसेस वाले बच्चे देखे? मैं अपनी बात बताता हूँ, बचपन में जब मैं देखता था तो मुझे लगता था ये सब बहन भाई हैं, लेकिन ये सब बहन भाई नहीं है, बल्कि आपको क्या नजर आ रहा है, क्योंकि ये सारे डाउन सिंड्रोम के पेशेंट हैं, तो इनकी जो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होने की वजह से कुछ फीचर्स बिल्कुल कॉमन है, और वो कॉमन फीचर्स आपको भी दिखाते हैं। नहीं बेटा आयशा, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है वो नॉर्मल थोड़ी होता है, वो एबनॉर्मल क्रोमोसोम होता है। जब एबनॉर्मल क्रोमोसोम होता है तो जाहिर है उससे फंक्शन बढ़ेंगे नहीं, खराब होंगे। अब इसमें क्या क्या कुछ फीचर्स तो आपको वैसे ही नजर आ रहे हैं, क्या नजर आ रहे हैं मेरे बच्चे? आप देखिए, इनको कहते हैं मंकी फेसेस। क्या फेसेस कहलाते हैं ये? डायग्राम से नजर आ रहा है, मंकी फेसेस, इनको कहते हैं मंकी फेसेस कहते हैं। ये आप देखो, बाल देख रहे हो कितने पतले बाल हैं, ये जो बाल हैं बहुत ही ज्यादा थिन है। आईज देखो कैसी हैं, पफी आईज हैं। आईज देखो कैसी नजर आ रही हैं, पफी, ऐसा लग रहा है सूजी हुई आईज हैं। नहीं, बेइज्जती नहीं कर रहे बेटा, बेइज्जती क्यों नहीं कर रहे? बेटा फीचर्स याद रखो मेरे बच्चे, क्या है? फ्लैट एंड फेशियल फीचर, जो फेस है वो फ्लैट होता है, जिसको मंकी फेसेस कहते हैं, दबा हुआ। आईक्यू लेवल बहुत ही कम होता है। जब आईक्यू लेवल कम है तो लर्निंग स्लो होगी, स्पीच वेरी स्लो होगी। नेक इनकी वेब्ड होती है। वेब्ड नेक का मतलब क्या होता है कि अभी इसमें नजर नहीं आ रहा। वेब नेक का मतलब होता है जो गर्दन है ना, उस गर्दन पे इस तरह से, जैसे वो डबल चिन नहीं हो जाती, इसी तरह गर्दन के ऊपर आपकी जो स्किन फोल्ड है वो काफी थिक होती है, जिसको हम कहते हैं वेब नेक। और इसके अलावा जो करेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो होता है बिग गैप बिटवीन फिंगर एंड बिग टो। जो फिंगर और बिग टो, ये मैंने बनाया हुआ भी है, फिंगर और बिग टो के दरमियान अच्छा खासा गैप होता है। एक्सट्रीमली थिन हेयर्स, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। आप सारे याद ना रखें तो मैंने बीइंग अ डॉक्टर आपके सामने अपनी नॉलेज झाड़ दी। जो इस पिक्चर से याद रहे, मैं हमेशा कहता हूं बच्चों को कि जो इस पिक्चर से याद रहे, क्या याद रहेगा? एक्सट्रीमली थिन हेयर्स, यस और नो, सोलन आईज, ठीक है जी, फ्लैट फीचर्स, फेशियल फीचर्स, एक्सट्रीमली लो आईक्यू लेवल। आईक्यू लेवल, जाहिर है बच्चे कमजोर होते हैं, आईक्यू लेवल कम होता है, ठीक है ना। स्लर्ड स्पीच। और मेरे बच्चे, जाहिर है कि इनमें इतनी बड़ी एबनॉर्मेलिटी है तो ये फर्टाइल नहीं होते, ये अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकते, और ज्यादातर केसेस में बिफोर 30 ईयर्स ऑफ एज इनकी डेथ हो जाती है। इनकी डेथ हो जाती है बिफोर 30 ईयर्स ऑफ एज। इनकी यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी नॉर्मल नहीं होती, ये नॉर्मल लोगों की तरह जिंदगी नहीं गुजारते, बल्कि इनकी यूजुअली डेथ हो जाती है बिफोर द एज ऑफ 30 ईयर्स। तो मेरी बात दोबारा समझना मेरे बच्चे, मंकी फेस से ही लिखने से मार्क्स मिलेंगे नहीं मेरे बच्चे। मंकी फेस तो मैंने आपको याद दिलाने के लिए कहा, आप लोगों को लिखोगे फ्लैट एंड फेशियल फीचर्स, कि जो फेस है वो फ्लैट होता है, चिपटा हुआ होता है, ठीक है। 2-3 भी याद रहेंगे तो मोड़ देना भाई, इससे बहुत बहुत कुछ याद रहेगा। लो आईक्यू लेवल है,
ठीक है, लो आईक्यू लेवल है, लर्निंग स्लो हो जाएगी, नेक वेब्ड होती है, हेयर थिन होते हैं, फ्लैटन फेशियल फीचर्स होते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इनकी नॉर्मल लोगों की तरह नहीं होती, बल्कि ज्यादातर केसेस में 30 years ऑफ एज तक आते आते इनकी डेथ हो जाती है। इज दैट क्लियर? बेटा आमना कह रही म्यूटेशन क्या? बेटा आमना म्यूटेशन के एक नहीं बल्कि बहुत सारे रीजन है। मैं एक वर्ड आपको जो बताता हूँ वो है मियोटिक एरर। मैंने दो तीन दफा जिक्र कर दिया कि मियोसिस के दरमियान एबनॉर्मेलिटी आ गई, मियोसिस जिस तरह होनी चाहिए थी वैसे नहीं हुई। दैट इज द बिगेस्ट रीजन कि जिसकी वजह से म्यूटेशन हो जाती है। अब्दुल रहमान अतीक कह रहे हैं वन ऑफ माय फ्रेंड्स हैड दिस एंड ही डाइड बाय 22। यस, तो मैंने आपको कहा कि नॉर्मली केसेस में इनकी जो लाइफ होती है वो 30 years से कम होती है, और ये बच्चे आपने देखे हुए तो याद रहेगा। तो व्हाट इज डाउन सिंड्रोम? बेटा मैं कंक्लूड करता हूँ, डाउन सिंड्रोम एक क्रोमोसोमल म्यूटेशन होती है, यस और नो गाइस एंड गर्ल्स? डाउन सिंड्रोम एक क्रोमोसोमल म्यूटेशन होती है, यस और नो? 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर होती है, और 21st पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है जिसकी वजह से टोटल इनके पास 47 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा इनके जो फेशियल फीचर्स हैं उससे आप मल्टीपल सिम्टम्स, मल्टीपल साइंस याद रखोगे। ये इनफर्टाइल होते हैं, आगे इनकी जनरेशन नहीं चलती, ये अपने मेच्योर एग्स या मेच्योर ओवम्स नहीं बना पाते, यानी ये इनके जो स्पर्म्स हैं या इनके जो एग्स हैं वो हेल्दी नहीं होते, इसलिए ये कंसीव नहीं कर सकते, आगे बच्चा पैदा नहीं कर सकते। ठीक है। डाउन सिंड्रोम पर्सन कैन बिकम अ डॉक्टर। बेटा जब लो आईक्यू लेवल है तो इट इज ऑब्वियसली वेरी डिफिकल्ट, प्लस लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम है, तो इसलिए जो है वो जो है ना वो मुश्किल है। लेकिन बहरहाल इनको प्यूबर्टी होती है, जी हाँ प्यूबर्टी होती है, लेकिन बेटा जो है ना इनके पास मेच्योर स्पर्म्स नहीं बन रहे होते, यानी स्पर्म्स अनहेल्दी होते हैं, एग्स है तो एग्स जो है वो प्रॉपर्ली मेच्योर नहीं हो रहे होते, तो इसलिए फर्टिलिटी नहीं होती। इनफर्टाइल वाला पार्ट बेटा मोस्ट ऑफ द केसेस में इट्स ट्रू, रेयर केसेस में इट्स नॉट ट्रू। तो मेडिकली इनफर्टाइल होते हैं, और ज्यादातर केसेस में इनफर्टाइल ही होते हैं। अर्ली प्यूबर्टी वगैरह वो तो बेटा फिर बहुत डिटेल हो जाएगी। ऑटिज्म ये नहीं होता अरीबा, ऑटिज्म आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा। चलें आगे चलते हैं मेरे बच्चे। नेक्स्ट इज सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट इज सिकल सेल एनीमिया। अच्छा देखो, वरीशा अदनान कह रही है कि 30 साल तक जिंदा रहे उसके बाद। देखो होता यह है कि हम जो ज्यादातर केसेस में देखते हैं ना वो यही देखते हैं, क्योंकि इतने सारे फंक्शंस इफेक्ट हुए हुए होते हैं कि जब तक बॉडी हेल्थी एज में होती है, जो कि नॉर्मली हमारी 30 years ऑफ एज तक है, उसके बाद बॉडी में ग्रेजुअल डिक्लाइन आना शुरू होता है, तब तक तो वो किसी तरह अपने आप को संभाल रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद चूंकि उनके जीन्स प्रॉपर नहीं होती, क्रोमोसोम्स का नंबर एक ज्यादा होने से बहुत सारे फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं, तो आफ्टर द एज ऑफ 30 क्या होता है कि उनके जो डिक्लाइन इन नॉर्मल फंक्शन है ना, उसके बाद फिर बॉडी का सर्वाइव करना मुमकिन नहीं होता, और ज्यादातर केसेस में हम यही देखते हैं कि वो मर जाते हैं। जी हाँ, ये नॉर्मल पेरेंट्स के अंदर जब मियोटिक एरर आ जाए, यानी मदर थी उनके एग्स बन रहे थे और एग्स बनते हुए मियोटिक एरर आ गया, और वो मियोटिक एरर वाला खराब एग जो है वो स्पर्म के साथ फ्यूज हो गया, तो उस केस में तो बच्चा ये पैदा होगा, ये अब नॉर्मल बच्चा होगा, हो सकता है डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा हो जाए। ठीक है। आईक्यू लेवल इंक्रीज नहीं हो सकता क्योंकि बेटा जेनेटिकली कंट्रोल होता है आईक्यू लेवल, तो जब जीन्स अब नॉर्मल है तो आईक्यू लेवल कंट्रोल नहीं हो सकता। ठीक है जी। चलें आगे चलते हैं मेरे बच्चे। डाउन सिंड्रोम के बाद अब आ जाते हैं, अल्लाह आपका भला करे, सिकल सेल एनीमिया। इसके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट इंफॉर्मेशन रखता है आपके सिलेबस के हवाले से। सिकल सेल एनीमिया कैन इट बी डिटेक्टेड बिफोर बर्थ? यस इट कैन बी थ्रू जेनेटिक स्क्रीनिंग। अगर किसी फैमिली में ऐसी हिस्ट्री रही है तो उनकी जेनेटिक स्क्रीनिंग करके आप ये मालूम कर सकते हैं कि इसमें बच्चा जो पैदा होने वाला है ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। और अगर मालूम पता चल गया कि एबनॉर्मल है तो फिर आप उस प्रेगनेंसी को अबॉर्ट भी करा सकते हैं, और अगर ठीक है तो करा लें। ठीक है। देन इज अबॉर्शन अलाउड? सर्टेन केसेस में यस इट इज, लेकिन फिर वो वक्त से पहले करने का है, यानी एक सर्टेन टाइम जब बॉडी फॉर्म बनने शुरू हो जाती है, बॉडी बनना शुरू हो जाती है, तो इवेंचुअली फिर उसके बाद प्रोहिबिटेड होता है। लेकिन अगर बहुत ही इनिशियल लेवल पर है तो फिर शायद किया जा सकता है, मेडिकल मशवरे के बाद इसकी गुंजाइश निकल आती है। ठीक है। जायज या नाजायज मुफ्ती साहब से पूछें, मैं मुफ्ती नहीं हूं। सिकल सेल एनीमिया मेरे बच्चे, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? तो इट्स अ जीन म्यूटेशन। इट इज अ, बोलो बेटा, जीन म्यूटेशन
जो कि किस में आती है, हीमोग्लोबिन प्रोड्यूसिंग जीन में आती है। अब देखो, नॉर्मली समझना, नॉर्मली जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन पता है ना क्या होता है, नॉर्मली जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो इस तरह होता है, ग्लोब्यूलर शेप का। नॉर्मली जो हमारा हीमोग्लोबिन प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल के अंदर होता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, ये ग्लोब्यूलर शेप का होता है। ठीक है जी, ग्लोब्यूलर शेप का होता है। और जब यही वाला हीमोग्लोबिन आपके रेड ब्लड सेल के अंदर फिलअप होता है, जब यही वाला हीमोग्लोबिन आपके रेड ब्लड सेल के अंदर फिलअप होता है, तो इवेंचुअली रेड ब्लड सेल की जो शेप है वो भी ग्लोब्यूलर होती है। आप सब जानते हैं ना कि रेड ब्लड सेल जो है वो बाइकॉन्केव डिस्क होता है, स्फेरिकल इन शेप होता है, यस और नो गाइस एंड गर्ल्स। तो होता यही है, द आइडिया इज वेरी सिंपल हियर, कि जो रेड ब्लड सेल है नॉर्मली उसके अंदर इस तरह का हीमोग्लोबिन है, ये ग्लोबुलर शेप का हीमोग्लोबिन है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल की जो शेप है वो भी स्फेरिकल है, वो भी ग्लोबुलर है। ठीक है जी। और नॉर्मली क्या होता है, यही ऑक्सीजन, यही हीमोग्लोबिन है जिस पर क्या बाइंड होती है बेटा, बोलो, ऑक्सीजन बाइंड होती है। यही हीमोग्लोबिन है जिस पे ऑक्सीजन बाइंड होती है, ऑक्सीजन बाइंड होती है। और आप जानते हैं कि ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन विच फॉर्म बेटा, तो ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन फॉर्म ऑफ, बोलो बेटा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, अमशरा, वरीशा, वजिया, ईमान, एवरीबॉडी, तो मेरे बच्चे जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है वो इस तरह का होता है, ग्लोबुलर शेप का। और फिर वो हीमोग्लोबिन जब आरबीसी को फिलअप करता है तो रेड ब्लड सेल्स का शेप भी कैसा होता है बेटा, ग्लोबुलर ही होता है। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ आती है बात, ये सोनू? अच्छा, अजान शुरू हो गई है, मैं अजान के बाद बात करता हूँ। Am I audible guys? Are you with me? आप लोग मेरे साथ मौजूद हैं? यस, हेलो। ओके बेटा, जब बस जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं, तो बेटा ये है नॉर्मल कहानी। नॉर्मल कहानी में किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है कि ये हमारा हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ग्लोबुलर शेप का होता है और जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल स्फेरिकल होता है, एंड दिस हीमोग्लोबिन इज कैरिंग ऑक्सीजन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट जीन म्यूटेशन occurs, जीन म्यूटेशन इन हीमोग्लोबिन प्रोड्यूसिंग जीन, जो हीमोग्लोबिन बनाने वाली जीन है वो म्यूटेट हो जाती है। और म्यूटेट होने का नतीजा ये होता है कि जो हीमोग्लोबिन हमारे पास अब बनता है, देखो नॉर्मल वाला कैसा था, ग्लोबुलर शेप का था ना, नॉर्मल वाला ग्लोबुलर शेप का था, लेकिन अब जो हीमोग्लोबिन बनता है दैट इज ऑफ काइंड ऑफ दिस शेप, इस तरह हीमोग्लोबिन, जो म्यूटेटेड हीमोग्लोबिन है, जो ऑल्टर्ड हीमोग्लोबिन है, वो इस तरह की शेप का बनता है ये। तो जो ग्लोबुलर शेप है वो कुछ इस तरह की शेप में चेंज आती है, जिसको हम सिकल शेप कहते हैं, सिकल, सिकल या हाफ मून शेप। जैसे आज चांद होता है ना, हाफ मून या सिकल या क्रीसेंट, क्रीसेंट शेप। होता यह है कि जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन था, म्यूटेशन के बाद क्या होता है मेरे बच्चे, म्यूटेशन के बाद जो हीमोग्लोबिन बनता है म्यूटेटेड या एबनॉर्मल, वो सी नहीं, सी बेटा थोड़ा सा यूं हो जाता है ना, बिल्कुल ये करेक्ट वर्ड जो यूज होता है हमेशा, वो इसके लिए सिकल शेप या क्रीसेंट शेप यूज होता है। तो हीमोग्लोबिन इस तरह का हो गया। अब जब हीमोग्लोबिन इस तरह का हो गया तो जो आपका रेड ब्लड सेल है, लेट्स से दैट इज योर रेड ब्लड सेल, तो आपका जो ओरिजिनल रेड ब्लड सेल था वो कैसा था, रेड ब्लड सेल अगेन वाज अ बाइकॉन्केव डिस्क, स्फेरिकल इन शेप था। रेड ब्लड सेल कैसा था बेटा, बोलो, स्फेरिकल इन शेप था। लेकिन अब चूंकि उस क्यों स्फेरिकल था, क्योंकि उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन थे वो भी, बोलो बेटा, ग्लोबुलर हुआ करते थे। लेकिन अब चूंकि हीमोग्लोबिन जो है वो लॉन्गिट्यूडनल हो गए हैं, तो रेड ब्लड सेल का जो शेप है वो भी कुछ ऐसा हो जाता है। ठीक है ना, वो भी कुछ इस तरह का हो जाता है, बिकॉज जो उसमें हीमोग्लोबिन है वो सारे कुछ इस तरह के हो गए, रादर देन ग्लोबुलर हीमोग्लोबिन सिकल शेप हीमोग्लोबिन हो गए। अब सवाल ये कि सर इससे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये वाला जो हीमोग्लोबिन है, द सिकल्ड हीमोग्लोबिन, द एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, इसकी जो, इसमें दो मसले, नंबर वन, इसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम है। भाई ये जाहिर सही शेप नहीं है इसकी, तो ये ऑक्सीजन कैरी तो करता है बट इसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम है। और दूसरा इसका मसला ये है कि क्लम्प टुगेदर, ये
एक दूसरे के साथ क्लम कर सकते हैं। क्लम करने का मतलब एक दूसरे के साथ एग्रीगेट हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ स्टिक हो सकते हैं। और अगर इमेजिन कि भाई रेड ब्लड सेल के बारे में आपने अमशरा क्या पढ़ा हुआ है भैया, कि रेड ब्लड सेल्स आर हाई इलास्टिक, दे कैन स्क्वीज थ्रू नैरो वेसल्स, यस और नो? क्या ये बात हमने पढ़ी हुई है कि रेड ब्लड सेल्स आर हाईली इलास्टिक एंड दे कैन स्क्वीज थ्रू नैरो वेसल्स? लेकिन यहाँ क्या है कि दीज रेड ब्लड सेल्स आर नॉट इलास्टिक एंड दैट इज व्हाई दे कैन क्लम टुगेदर। अब मुझे बताएं मसला क्या होगा? मसला ये होगा कि जब बच्चा ये पैदा होगा ना, तो उस बच्चे के पैदा होने के बाद से क्या मसला शुरू हो जाएगा कि इस बच्चे में ऑक्सीजन कैरिंग, जो क्योंकि हीमोग्लोबिन इसका ये वाला है, तो इसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ये कम होगी। अब मुझे खुद बताओ कि जब तुम्हारी ऑक्सीजन तुम्हारे सेल्स तक जितनी चाहिए उतनी नहीं पहुंचेगी, तो क्या तुम्हारे सेल्स ऑप्टिमली ग्रो कर पाएंगे? क्या तुम्हारी हेल्थ अच्छी होगी? क्या तुम्हारा एनर्जी मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा? नहीं होगा। यहां तक अच्छा, जब बच्चा छोटा होता है तो उस वक्त तो इतना पता नहीं चलता, बच्चा कमजोर होता है खाली। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है और चलना फिरना शुरू करता है, भागना दौड़ना शुरू करता है, तो इवेंचुअली क्या होता है, जब भागेगा दौड़ेगा तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ाएगा। विल दी बॉडी बी एबल टू कोप अप विद द डिमांड? बताओ, क्या वो बॉडी डिमांड से कोप अप कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, और वो फेंट होकर गिर जाएगा, चक्कर खा के गिर जाएगा, अंधेरा होगा उसकी आंखों के आगे और गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि जब उसने बॉडी की एनर्जी डिमांड बढ़ाई तो बॉडी ने कोप अप ही नहीं किया, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स के पास ये एबिलिटी ही नहीं है कि वो इतनी ऑक्सीजन को कैरी कर सके जो बॉडी की डिमांड बढ़ा सके। सेकेंडली प्रॉब्लम क्या है, जो मैंने असल मेंशन किया ना, कि चूंकि ये रेड ब्लड सेल्स क्लम कर सकते हैं, तो मेरे बच्चे इमेजिन करो कि ये ब्लड वेसल थी जो ब्रेन को जा रही थी, ब्रेन को जा रही थी, और यहां पर इनकी क्लम्पिंग हो गई, रेड ब्लड सेल्स की क्लम्पिंग हो गई, तो अब बताओ ब्रेन को ब्लड पहुंचेगा? बोलो भाई, पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। तो हो गया ना टाटा बाय बाय। क्या हुआ? मर जाएंगे। जब ब्रेन को ब्लड नहीं पहुंचेगा स्ट्रोक हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। हार्ट को ब्लड नहीं पहुंचेगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। किडनी को ब्लड नहीं पहुंचेगा, किडनी फेलियर हो जाएगा। तो खुलासा ये कि मेरे बच्चों, ये बच्चे जिंदगी गुजारते हैं इंतहाई तकलीफ के साथ। होता क्या है कि जब हमें पता चल जाता है कि ये पेशेंट सिकल सेल एनीमिया का है, तो जिस तरह आपने सुना होगा, इन बच्चों में क्या होता है, हर 15-20 दिन के बाद इनको ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है। नॉर्मल ब्लड इनको ट्रांसफ्यूज किया जाता है ताकि इनके ब्लड में नॉर्मल आरबीसी फ्लोट कर रहे हो। और जब वो नॉर्मल आरबीसी फ्लोट करेंगे तो जो ऑक्सीजन डिमांड है बॉडी की, वो किसी ना किसी तरह से मेंटेन हो पाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये गारंटी नहीं कर सकते कि ये बच्चा कब तक जिंदा रहेगा। क्योंकि होता यह है कि जो क्लम्पिंग वाली बात मैंने बताई ना, क्लम्पिंग वाली बात ये खास तौर पर उस वक्त ज्यादा हमें देखने में आती है जब बच्चा ऑक्सीजन के मामले में कॉम्प्रोमाइज हो रहा होता है। तो बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल हम कोशिश करते हैं कि हर 15-20 दिन के बाद इन बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाए, डोनर का ब्लड दिया जाए, ताकि इनकी बॉडी में नॉर्मल ब्लड जो है वो मौजूद हो। जब नॉर्मल ब्लड मौजूद होगा तो अल्टीमेटली इनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बेहतर हो जाएगी, और इसलिए क्लम्पिंग के चांस कम हो जाएंगे। और अगर कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज हो गया तो इवेंचुअली क्लम्पिंग हो जाएगी। अब ये बच्चा 2 साल का हो, 4 साल का हो, 10 साल का हो, 20 साल का हो, 40 साल का हो, ये बच्चा, ये शख्स कभी भी मर सकता है। इज दैट क्लियर? नहीं बेटा, ये कॉमन नहीं है वरीशा। इनको मलेरिया नहीं होता। जी हाँ, अलमास बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनको मलेरिया नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने मलेरिया में पढ़ा था कि मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम होता है वो इस तरह के रेड ब्लड सेल को टारगेट करता है। जब रेड ब्लड सेल का शेप चेंज हो जाता है तो मलेरिया उनको टारगेट नहीं कर पाता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले मुझे बताओ, ये बात समझ आई है नहीं आई है? बेटा, ये पैदा होने के बाद नहीं होता, पैदा ही आप इसके साथ हुए हैं। थैलेसीमिया भी सिकल सेल एनीमिया जैसी ही एक बीमारी होती है। क्लम्पिंग, बेटा क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी, क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स आपस में क्लम्प हो जाते हैं। ये मैं बात समझा पाया हूँ बीइंग अ क्लिनिकल प्रोफेशनल? आपको बात समझ आई कि सिकल सेल एनीमिया में म्यूटेशन की वजह से क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन है उसकी शेप खराब हो जाती है, सिकल शेप हो जाती है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से हमारे रेड ब्लड सेल भी सिकल शेप हो जाते हैं। इन रेड ब्लड सेल्स में दो मसले हैं। पहला मसला, इनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम है, और दूसरा कि ये आरबीसीज एक दूसरे के साथ चिपक सकते हैं, क्लम कर सकते हैं, और इन दैट सिनेरियो ये आगे की ब्लड सप्लाई को ब्लॉक कर देंगे। सर पेरेंट्स से आती है क्या ये डिजीज? बेटा पेरेंट्स से नहीं आती। पेरेंट्स में मैंने कई दफा बताया कि पेरेंट्स, जो अब्बा आपके स्पर्म बना रहे हैं, अम्मा जो एग बना रही है, उसमें कोई एरर हो गया और वो एरर वाले एग से आप पैदा हो गए, तो आप सिकल सेल एनीमिया लेकर पैदा होगे।
ठीक है, बात समझ आ गई है बच्चे? इज एवरीबडी क्लियर? हुसैन नकवी की कहानी वही अटकी हुई है कि एच बी स्टैंड फॉर हीमोग्लोबिन भाई। सर इस क्लास की रिकॉर्डिंग एल्बिनिज्म सिलेबस में नहीं है बेटा। ठीक है मेरे बच्चे, सिकल सेल एनीमिया तो हम मैनेज कैसे करते हैं? रेगुलर ब्लड ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे होते हैं, रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे होते हैं। दूसरे के ब्लड से क्या होगा? अरे भाई दूसरे का ब्लड तो नॉर्मल है ना, दूसरे का ब्लड तो ये वाला है ना बेटा, तो ये वाला ब्लड है तो उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इंप्रूव हो जाएगी। जब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इंप्रूव हो जाएगी तो अल्टीमेटली क्या होगा? ऑक्सीजन स्ट्रेस नहीं होगा। जब ऑक्सीजन स्ट्रेस नहीं होगा तो क्लम्पिंग का चांस भी कम हो जाएगा। जब ऑक्सीजन स्ट्रेस नहीं होगा तो क्लम्पिंग का चांस भी कम हो जाएगा। Does this have anything to do with blood thinning? Yes, it does, but I cannot explain that complicated thing right now at this level. Yes, Aisha, it has to have something with blood thinning. लेकिन अभी के लिए this way above your level. सर इसका मिल जाएगी रिकॉर्ड। आर यू ऑल गुड टू गो टिल दिस पॉइंट बच्चों? सिकल सेल एनीमिया सबको समझ में आ गया है? यस और नो? ओके, नाउ लिसन वेरी 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 केयरफुली। मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, कैंसर वगैरह जीन म्यूटेशन से हो सकता है बेटा। मैं कैंसर पढ़ा चुका हूं। कैंसर उस वक्त होगा जब जीन म्यूटेशन रेगुलेटरी ग्रुप ऑफ जीन में हो। कैंसर का लेक्चर तो आप जाके सुने लेक्चर मेरे बच्चे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद मलेरिया हो सकता है, जी हाँ। अब मेरी बात को गौर सुनो मेरे बच्चे। आज का दिन आपके पास ये टॉपिक से मैंने आपको ये रिवीजन करा दिया। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ज्यादातर बच्चों ने अच्छा खासा सिलेबस रिवाइज किया होगा। मैं आपको, मुझे अभी याद आया, मुझे दो दफा बच्चों ने बोला भी, मैंने ए लेवल्स वालों को फरवरी मार्च के पेपर्स कराए हैं, आपको फरवरी मार्च 2025 का पेपर्स नहीं कराया। आप में से बच्चों ने किसी ने किया हुआ है फरवरी मार्च 2025 का पेपर? नहीं कराया ना? हाँ, मुझे अभी मैंने शायद मैंने केमिस्ट्री वालों को कराया था या उसको कराया था, एएस वालों को कराया था, और यूट्यूब पे भी एक मैंने देखा वही वाला डला हुआ है। ठीक है जी बेटा, आपके पास नहीं आया, मेरे पास है, आप टेंशन ना लें। तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको फरवरी मार्च 2025 का मोस्ट रीसेंट पेपर पूरा सॉल्व करवा दूंगा, और उससे आपको बहुत ही तगड़ा रिवीजन मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है ना? आपको बहुत ही तगड़ा और सबसे क्लोज आपको जो है वो क्या नाम है वो मिल जाएगा। अमशर आई एम रियली सॉरी बेटा, मुझे बिल्कुल, क्योंकि मैं मेरे ध्यान में 2025 चल रहा था, क्योंकि मैंने एएस ए2 और ओ लेवल्स में तीनों को कराया है। ठीक है, तो शायद ओ लेवल बायो, तो मैं बिल्कुल करा दूंगा, मैं कब कह रहा हूँ नहीं करा। इसमें पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ भी ऐड कर लें क्लास। अच्छा चलो ये मसला भी हल कर दूं। भाई ये बड़ा मसला आ रहा है, दो तीन बच्चों ने मुझे बताया, चलो आज ही हल कर देते हैं। पिरामिड ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास को लेकर ये बड़ा मसला जो है ना, पता नहीं बना हुआ है। मैं इसको हल ही कर दूं। गौर से मेरी बात को सुनना, खास तौर पे जो आयशा नवीद है, और आयशा नवीद कह रहा हूँ, आयशा फैसल जो है। पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास, दो तरह के पिरामिड है आपके पास। एक है पिरामिड ऑफ नंबर और एक है पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास तो बहुत ही आसान होता है मेरे भाई। पिरामिड ऑफ बायोमास के लिए याद रखें कि हमेशा इसकी शेप पिरामिड की तरह ही होती है, हमेशा इसकी शेप इसी तरह बनती है। क्यों? अभी लॉजिक भी समझाता हूं कि पिरामिड ऑफ बायोमास में हमें, चूंकि ओवरऑल मास मैं अभी आपको समझाता हूं। पिरामिड ऑफ बायोमास याद रखें कि पिरामिड ऑफ बायोमास नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ, जिस तरह भी शो करे, हमेशा इसी ऑर्डर में जाता है, हमेशा इसी ऑर्डर में जाता है। जबकि पिरामिड ऑफ नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल क्रिएट करूं, लेट्स से ग्रास, उस पे फीड करने वाले रैबिट्स, उस पे फीड करने वाली डियर, उस पे फीड करने वाले लेट्स से काउज। ठीक है जी, और लेट्स से कि इन तीनों पर फीड करने वाला टाइगर। ठीक है जी, इन तीनों पे फीड करने वाला टाइगर। अब मैं इस एग्जाम्पल से आपको दोनों बना के दिखाता हूं। ठीक है जी, इस एग्जाम्पल से दोनों बना के दिखाता हूं। पहले आ जाओ पिरामिड ऑफ नंबर पर। भाई ये लास्ट रिवीजन है, इसलिए समझ लो कि फिर दोबारा नंबर में कर। अब पिरामिड ऑफ नंबर जस्ट गिव यू द आइडिया ऑफ नंबर, और नंबर ऑफ यानी
काउंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब जैसे ग्रास है, अब ग्रास एक अकेला ऑर्गेनिज्म है, अकेला लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यस और नो, यस और नो। लेकिन इसमें फीड करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो तीन है। फीड करने वाले ऑर्गेनिज्म क्या है? तीन। तो इसका मतलब जिस ऑर्गेनिज्म पे फीड किया जा रहा है उन फीड करने वालों का नंबर ज्यादा है, आयशा फैसल, यस और नो। लेकिन इन पर फीड करने वालों का नंबर कम है। टाइगर जो है वो एक ही डिपेंडेंट है। अगर मैं इसका आपके सामने ग्राफ बनाऊंगा तो मैं क्या कहूंगा? ये ग्रास आ गया, लेट्स से ये ग्रास आ गई। अब ग्रास के मुकाबले में इस पे फीड करने वाले का नंबर ज्यादा है, तो ग्रास के ऊपर जो दूसरा बार पिरामिड ऑफ नंबर का बनेगा, जिसमें रैबिट, डेयर, क्योंकि नंबर ज्यादा है ना, एक के बदले एक नहीं, एक पे डिपेंडेंसी ज्यादा की है, ज्यादा नंबर इन्वॉल्व है, तो ये आ जाएगा ग्रास, रैबिट, डेयर। और उसके बाद चूंकि आगे फीड करने वाला जो है वो बस टाइगर है, और वो भी एक ही है, तो आपको जो पिरामिड ऑफ नंबर बनाना होगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। अब पिरामिड ऑफ नंबर की शेप कैसी भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन के फूड चेन में कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व। समझ आई बात? कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है? तो ग्रास एक नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म था, उसके ऊपर फीडिंग हैबिट में मल्टीपल ऑर्गेनिज्म फीड कर रहे थे, तो इसलिए आप देखिए ये वाला बार बना बड़ा बड़ा बनाया मैंने, और उसके बाद फिर उन पर जो फीड करा था वो अकेला ऑर्गेनिज्म था, तो इसलिए नंबर के हिसाब से हमने उसको टाइगर को नंबर कम कर दिया। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? देन उसके बाद आपको अगर इसी का पिरामिड ऑफ बायोमास बनाना होता, तो बेटा जाहिर है बायोमास में तो हमेशा सिंपल है, सबसे बड़ा नंबर किसका होगा? प्रोड्यूसर का। उसके बाद नंबर आ जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर का। उसके बाद नंबर आ जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर का। तो पिरामिड ऑफ बायोमास तो हमेशा एक जैसा बनता है, क्योंकि जाहिर है कि ग्रास का जितना मास एग्जिस्ट करता है उससे कम होगा ना रैबिट। भाई अगर मैं सोचो कि प्राइमरी कंज्यूमर ज्यादा हो जाए तो फिर तो ग्रास खत्म हो जाएगी, क्या ख्याल है? अगर बायोमास ओवरऑल जो पॉपुलेशन या ओवरऑल जो मास है, ओवरऑल जो साइज है, वो ग्रास से भी बड़ा हो जाए तो फिर तो ग्रास ही खत्म हो जाएगी। तो पिरामिड ऑफ बायोमास तो बहुत ही सिंपल होता है, आप इसे नंबर में कंफ्यूज ना करें। पिरामिड ऑफ बायोमास इज ऑलवेज गोइंग टू हैव दिस पर्टिकुलर ऑर्डर। आप इसके रिवर्स करके भी ड्रॉ कर सकते हैं, मैं ग्रास को ऊपर कर दूं, प्राइमरी कंज्यूमर को नीचे कर दूं, सेकेंडरी को, लेकिन बनेगा वो हमेशा इसी पिरामिड शेप में। समझ आ रही है? बनेगा तो। और इसका लॉजिक क्या है देखो, समझो कि प्रोड्यूसर का लेवल हमेशा सबसे बड़ा होता है, उसके बाद कंज्यूमर का लेवल उससे छोटा होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर का लेवल उससे छोटा होगा, टर्शरी कंज्यूमर का लेवल उससे छोटा होगा, एनर्जी में भी, एनर्जी में भी, और बायोमास में भी। क्योंकि लॉजिकली बात है ना मेरे बच्चा, अगर बायोमास ऑफ टर्शरी कंज्यूमर ज्यादा हो तो क्या सेकेंडरी कंज्यूमर बचेगा? बताओ बेटा। अगर बायोमास ऑफ टर्शरी कंज्यूमर ज्यादा हो तो क्या सेकेंडरी कंज्यूमर फूड चेन में बाकी रहेगा या नहीं? बताओ। नहीं रहेगा। तो याद रखें बायोमास का और एनर्जी का, जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है और पिरामिड ऑफ बायोमास है वो एक ही तरह से बनता है, और उसमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है जिसमें प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी कंज्यूमर टू टर्शरी कंज्यूमर मास जो है वो ड्राई होता जाता है, कम होता चला जाता है, एनर्जी ट्रांसफर कम होता जा रहा है। पिरामिड ऑफ नंबर जो है ना ये देख के बनाया जाता है कि एक लेवल पर, एक ट्रॉफिक लेवल पे कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है। मैं बता रहा हूँ, देखो बेटा पिरामिड ऑफ नंबर ये आ गया, प्रोड्यूस, आप समझो जो ये पिरामिड ड्रॉ किए जाते हैं ये ट्रॉफिक लेवल्स के हिसाब से किए जाते हैं ना, कि कौन कौन किस लेवल पे इन्वॉल्व है। तो मेरी बात को समझो कि ट्रॉफिक लेवल में आपने कहा ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड लेवल है, और ये थर्ड लेवल है, तो आपने कहा तीन बार्स बनेंगे। अब फर्स्ट लेवल में एक ही ऑर्गेनिज्म था तो आपने एक छोटा बार बनाया, सेकेंड लेवल पे मल्टीपल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है तो आपने जो इसका बार बनाया वो थोड़ा बड़ा कर दिया क्योंकि इसमें मल्टीपल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है। और फिर थर्ड लेवल पर क्योंकि एक ही नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, एक ही वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, तो उसका फिर आपने बार साइज छोटा कर दिया। इज दैट क्लियर? अच्छा अगर फॉर एग्जाम्पल चले, बच्ची कह रही है कि सर अगर एक ही ऑर्गेनिज्म होता फिर क्या होता, तो बेटा फिर ये ऐसा होता, अगर मान लीजिए कि रैबिट, डेयर और काउ मेंशन नहीं होता या हिंट नहीं होती मल्टीपल इंफॉर्मेशन की, तो फिर कैसे बनाते? तो आप कहते कि भाई ये आपका ग्रास है, इससे बिल्कुल जरा सा, फिर ये स्टैंडर्ड पिरामिड ऑफ नंबर बनता, इससे जरा सा छोटा, और फिर जरा सा छोटा,
इस तरह से ड्रॉ होता, और इसीलिए बच्चों को पिरामिड ऑफ बायोमास उसमें कंफ्यूजन होती है, क्योंकि वो देखते हैं बाज़ दफा पिरामिड ऑफ नंबर भी ऐसा बना होता है। तो जब आपको पिरामिड ऑफ नंबर के बारे में एक एक ऑर्गेनिज्म की हिंट दी जाए, तो आप पिरामिड ऑफ नंबर को ऐसे बनाते हैं। और पिरामिड ऑफ नंबर बनाना ही उस वक्त होता है जब आपको नंबर से डिफरेंशिएट हो। तो आपको लगता जरूर है कि आपसे नहीं होगा, लेकिन वंस यू कीप दिस इन माई माइंड, इन योर माइंड, सर ने क्या बताया कि जो पिरामिड ऑफ नंबर है, देखो पिरामिड ऑफ नंबर जो है ना, वो एक्यूरेट मेजर नहीं होता, दिस इज नॉट एन एक्यूरेट मेजर। इसीलिए हम पिरामिड ऑफ एनर्जी या पिरामिड ऑफ बायोमास पर रिलाई कर रहे होते हैं, जो हमें एग्जैक्ट ट्रांसफर बताता है कि एक लेवल से दूसरे लेवल पे क्या ट्रांसफर हुआ। ठीक है, यहां पर हमें एनर्जी लॉस का पता नहीं चल रहा होता कि भाई ग्रास से कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई, कितनी जाया हो गई। तो अगर आपको ये मेंशन ना हो, या एक एक ऑर्गेनिज्म ही मेंशन है फूड चेन के अंदर, तो आप सीधा सीधा इस तरह का पिरामिड ऑफ नंबर बना देते हैं। लेकिन पिरामिड ऑफ नंबर इस तरह से दिया नहीं जाता, पिरामिड ऑफ नंबर दिया ही ऐसे जाता है जहां पर आपको एक फूड चेन या फूड वेब का जिक्र किया जाता है, और उसमें आपको नजर आता है कि यार एक ट्रॉफिक लेवल था, उस पर डिपेंडेंट है दो तीन ऑर्गेनिज्म, तो जब दो तीन ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट है तो उनका बार बड़ा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर नाउ? अब बच्चा कह रहा है सर ये बार पे थोड़े थोड़े छोटे क्यों किए बेटा? वो एक हमने ये बार साइज छोटे करने का लॉजिक ये होता है कि आप एक स्टैंडर्ड डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिसमें आप अज्यूम कर लेते हैं कि दरमियान में कुछ ऑर्गेनिजम्स का लॉस हुआ ही होगा, और प्रोड्यूसर लेवल्स का नंबर ज्यादा होगा, और उससे एक स्टैंडर्डाइज ऑब्जर्वेशन हो जाती है कि प्रोड्यूसर ज्यादा होंगे और कंज्यूमर से कम होंगे। लेकिन जब आपको फूड चेन दी जाएगी, तो फूड चेन में, जैसे कि इस फूड चेन में जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो ऐसा ही बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा, ये पिरामिड ऑफ बायोमास बनेगा। पहले मुझे बताओ, पिरामिड ऑफ बायोमास समझ आ गया? पिरामिड ऑफ बायोमास हमेशा ऐसे ड्रॉ होगा, ये क्लियर है? यस और नो? आयशा फैसल, पिरामिड ऑफ बायोमास हमेशा एक पिरामिड की शेप में ही ड्रॉ होगा, इज दैट क्लियर आयशा फैसल, वजिया, अनकशा? और पिरामिड ऑफ नंबर में आपको फूड चेन दी जाएगी, और फूड चेन के हिसाब से ही आप डायग्राम ड्रॉ कर दोगे। जिस फूड चेन में ज्यादा डिपेंडेंसी आ रही है, वहां पर नंबर बढ़ा दोगे। ठीक हो गया? सिकल सेल वालों के सिम्टम्स मैंने अभी बताया मेरे बच्चे। सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से उनके सेल्स को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहे होते, तो वो वीक होते हैं, उनका सांस जल्दी फूलता है, उनकी एनर्जी प्रोडक्शन अच्छी नहीं होती। ठीक है? बैक्टीरिया और फंजाई का रोल डिकम्पोजिशन में क्या होता है बेटा? बैक्टीरिया और फंजाई का रोल डिकम्पोजिशन में एज अ डिकम्पोज होती है, डीग्रेड करते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्लोली। बैक्टीरियल एंजाइम्स और जो क्या कहते हैं इसको, फंगल एंजाइम, ये डाइजेस्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। बायोमास के लिए सीधा सीधा याद रखो कि बायोमास का ग्राफ बस हमेशा ऐसे ही बनेगा। मेरे ख्याल है इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकता मैं कि आपको बायोमास में तो सोचना ही नहीं है, बस सीधा सीधा ग्राफ बनाना है कि जो जिसमें प्रोड्यूसर का लेवल हमेशा ज्यादा होगा और प्राइमरी कंज्यूमर का उससे कम होगा। सेकेंड लॉजिक इज कि ओवरऑल बायोमास प्रोड्यूसर का ही ज्यादा होगा, प्राइमरी कंज्यूमर का उससे कम होगा, जब भी तो वो एनवायरमेंट में हैबिटेट रहेगा, वरना खत्म हो जाएगा। कौन सी डायग्राम बेटा? डायग्राम सारी पेंसिल से बनेगी, डायग्राम सारी पेंसिल से बनेगी, उनकी लेबलिंग पेन से होगी। डायग्राम पेंसिल से बनेगी, लेबलिंग पेन से होगी। अनकशा कह रही है फिनोटाइप बता दें। फिनोटाइप क्या होता है भाई? फिनोटाइप बहुत आसान है। अगर मैं आपसे कहता हूं कैपिटल बी इज एन एलील फॉर ब्लैक हेयर एंड स्मॉल बी इज एन एलील फॉर व्हाइट हेयर, तो मुझे बताइए एक जीन में कितनी एलील्स लिखी जाती हैं? एक जीन में कितनी एलील्स लिखी जाती हैं? एक जीन में कितनी एलील्स लिखी जाती हैं? दो। तो बेटा अब या तो एलीलिक कॉम्बिनेशन क्या होगा अपना क्या अनकशा? या तो कैपिटल बी होगा, या कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ आएगा, या स्मॉल बी के साथ आएगा। तो मुझे बताओ बेटा, आयशा नवीद, अल्फा और बीटा चेन वाली बात एक्स्ट्रा थी, अगर आपने मेरे लेक्चर सुनी है तो वो एक्स्ट्रा बात है। ठीक है, वो मैंने रेगुलर लेक्चर में बताई भी, अभी के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है जी? तो कैपिटल बी बेटा, अपना क्या नाम था, अनकशा बताओ मुझे, कैपिटल बी से व्हाट इज फिनोटाइप? फिनोटाइप इज दी एक्सप्रेशन, फिजिकल एक्सप्रेशन। जो फिजिकल एक्सप्रेशन है, जो ड्राई होता है जेनेटिक कॉम्बिनेशन से, उसे हम कहते हैं। तो बेटा इससे क्या निकल के आएगा? ब्लैक। कैपिटल बी स्मॉल बी में अनकशा,
किसका कैरेक्टर शो होगा, कैपिटल बी का कि स्मॉल बी का, डोमिनेंट का कि रिसेसिव का? बोलो बेटा। तो इसमें भी ब्लैक आ जाएगा, और इसमें दोनों स्मॉल बी हैं तो डेफिनेटली क्या आ जाएगा, व्हाइट आ जाएगा। तो बेटा ये जो एक्सप्रेशंस आप ड्राइव करते हो, इन्हीं को आप कहते हो फिनोटाइप। तो द एक्सप्रेशंस व्हिच यू ड्राइव फ्रॉम द जीनोटाइप आर कॉल्ड फिनोटाइप, आर कॉल्ड फिनोटाइप। सर चैप्टर एक्सक्रीशन का एक ओवरव्यू दे दें, अल्लाह अकबर, पूरा चैप्टर ही ओवरव्यू कर दें, माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अच्छा आप लोग एक काम करें, आप लोग एक काम करें, आप लोग ना, वैसे मुझे पता है इसके बाद बहुत ज्यादा जो है ना वो खिचपच हो जाएगा। आप, मैं एक पोल क्रिएट कर रहा हूँ 8-10 टॉपिक्स का, ठीक है? उन टॉपिक्स में से मैं आपको कुछ टॉपिक्स रिवाइज कराता हूँ, ठीक है? देखो बायोलॉजी में मेरे बच्चे समझो कि टॉपिक को रिवाइज करना ना इजी नहीं है मेरे बच्चे। टॉपिक लेंदी होते हैं, बहुत लेंदी लेंदी टॉपिक्स होते हैं, तो डेफिनेटली इट्स वेरी easy for you to say कि सर ये पूरा चैप्टर रिवाइज कर दें। It's not physics, it's not chemistry, it's biology. It involves a lot of detail and a lot of background concept and everything is included. तो अल्लाह ना करे अगर आपकी किसी वजह से रह गया है, मैं कोशिश जरूर कर सकता हूँ कि मैं आपको रिव्यू कर दूं, लेकिन रिव्यू करना वुड बी मतलब ऊपर ऊपर की चीज होगी इवेंचुअली। ठीक है, मैं ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। तो आपने करना ये, एक तो मैं आपको फरवरी मार्च 2025 का पेपर कराऊंगा कल, समझना, फरवरी मार्च 2025 का पेपर कराऊंगा, नंबर वन। नंबर टू, आपके लिए मैं ग्रुप पे पोल क्रिएट कर रहा हूँ, और पोल पे मैं 8-10 टॉपिक डाल रहा हूँ, ठीक है? 8-10 टॉपिक जो मुझे बच्चों से अब तक पता चला है, जैसे कुछ बच्चों ने कोऑर्डिनेशन का कहा है, किसी ने, तो वो फिर मैं इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आपको कल सुबह करा दूं। कल क्लास सुबह रख लूं? हाँ मुझे पता है फिजिक्स का पेपर है, कल सुबह रख लूं क्लास? कल सुबह रख लूं क्लास सुबह? क्योंकि बेटा फिर फिजिक्स का पेपर है ना, फिर तुम लोग क्या शाम में बायोलॉजी पढ़ते रहोगे क्या? बेटा आज रात ऑलरेडी ए लेवल्स की क्लासेस हैं, ए लेवल्स का पेपर आपके साथ ही आ रहा है ना। अच्छा, 9, हाँ जी, सुबह में तकरीबन कोई 9, 9:30 बजे तक रख लूं? कितने बजे सर बाबरी की क्लास है? नहीं फजर में तो उठते ही कौन है तुम लोग, 9:30 ठीक है। मुझे बताओ अगर सुबह में क्लास रख लूं 9:30 टू लेट्स से 12:30, इसमें मैं पांच पेपर भी करा दूंगा, तो फिर फैमिली आज का एक आध दो टॉपिक भी करा दूंगा। नहीं मैं फरवरी मार्च 20, अच्छा देखो सुन लो, मैं तुम लोगों को फरवरी मार्च 2025 का पेपर कराऊंगा, तो जिसने ये पेपर कर लिया हो तो ना अटेंड करे, या बाद में यूट्यूब से देख ले, बाद में यूट्यूब से देख ले, ठीक है? अरे कल की बात हो रही है। यस 7:30 तो ठीक है ना यार, 7:30 सुबह होती है, कोई आधी रात को थोड़ी उठना है। जी हाँ, फरवरी मार्च 2025 का पेपर इंपॉर्टेंट होता है बेटा, जब तो कराएंगे, बावले हैं क्या? आयशा कह रही है मुझे कुछ बात करनी है, आयशा बोले जी।